तो सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवो अकेला ही एक बी रैंक डंजन में एंटर हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है डंजन का गेट एकदम से रेड गेट में बदल जाता है और इस डंजन का एंट्रेंस भी गायब हो जाता है। मतलब कि जब तक जिनवो इस डंजन के बॉस को नहीं मार देता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की एक बड़ी आर्मी आकर जिनवो को घेर लेती है और वो भी अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन कर लेता है। और इसके बाद जिनवो के शैडो सोल्जर्स और उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिनवो के सभी शैडो सोल्जर उन सभी मॉन्स्टर्स को मारना काटना शुरू कर देते हैं। कारगलगन, इग्रीस, टैंक और बीरू के आगे ये सभी मॉन्स्टर टिक नहीं पाते और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर ये लोग इन सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर देते हैं। तो इसके बाद हमें एक अननोन जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस आदमी के सामने ये मॉन्स्टर आ जाता है जो कि हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था। इसका नाम होता है सिलार्ड और ये यहाँ पर किसी फ्रैगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढ रहा होता है। और तभी यहाँ पर एक और मॉन्स्टर भी आ जाता है और इसका नाम होता है योगोमंट। तो सिलार्ड इसे पूछता है कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, जिस पर योगोमंट कहता है कि वो यहाँ पर उसे लैंड ऑफ ईस्ट के बारे में कुछ बताने के लिए आया है। सिलार्ड कहता है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर शैडो मोनार्क रहता है। वेल मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग जिनवो के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर योगोमंट कहता है कि हाँ लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो क्योंकि वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि आर्किटेक्ट ने हमसे ये एग्रीमेंट जो किया था, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि उस एरिया में फ्रैगमेंट ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। और कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत अच्छी खबर दी है, तो चलो हम सीधा वहीं चलते हैं फिर। लेकिन तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि दिखने में थोड़ा बहुत जिनवो की तरह लग रहा होता है। वेल वो बंदा इनसे कहता है कि रुको, क्या तुम साउथ कोरिया जाने की बात कर रहे हो? जिस पर सिलार्ड कहता है कि हाँ अगर हम वहाँ जा भी रहे हैं तो तुम क्या कर लोगे। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ये बंदा बहुत स्पीड से आकर सिलार्ड पर अपने चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने सामने आइस की एक शील्ड बनाकर इसके अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से यहाँ काफी बड़ा धमाका भी होता है और फिर से जिनवो की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ अब उसके सामने इस डंजन का बॉस खड़ा होता है और वो जिनवो से कहता है कि अच्छा तो तुम वो घुसपैठिए हो जो कि ना सिर्फ मेरे गार्ड से बचकर यहाँ तक आ गया बल्कि तुम हमारी भाषा भी बोल सकते हो, लेकिन तुम बस यहीं तक ही आ सकते थे, यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। और ये कहकर वो जोर से चिल्लाता है और अपने सभी गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी गार्ड नहीं आता भाई, क्योंकि कोई जिंदा होगा तभी आएगा ना, क्योंकि उसे तो पहले ही जिनवो की आर्मी ने मार दिया होता है। तो इसके बाद जिनवो आवाज लगाता है और उसकी पूरी शैडो आर्मी ही यहाँ पर आ जाती है। जो देखिए मॉन्स्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है और इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये अपनी बची कुची आर्मी के साथ जिनवो पर अटैक कर देता है। जिनवो की आर्मी भी इस पर टूट पड़ती है और इसके सभी गार्ड्स को पलक झपकते ही मार गिराती है। जो देखिए मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जिनवो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इग्रीस बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसका एक हाथ और पैर ही काट देता है और कारगलगन अपनी मैजिकल पावर से इसे जमीन पर गिरा देता है। जिनवो इसे कहता है कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें एक आसान और पेनलेस मौत दूंगा, लेकिन फिर भी वो जिनवो को कुछ खास नहीं बताता है और वो मारा जाता है, क्योंकि जिनवो को ये लगता है कि शायद सिस्टम उसे कुछ छुपा रहा है और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि सिस्टम उसे नहीं बताना चाहता। लेकिन फिर भी जिनवो कहता है कि बहुत जल्द मैं सब कुछ पता लगा कर ही रहूंगा। और ये कहकर वो अपने पोर्टल से एक चाबी निकालता है जो कि उसे तब मिली थी जब वो लेवल 100 पर पहुंचा था। ये चाबी उस कार्टन एंड टेम्पल की होती है जहाँ से उसे ये सिस्टम मिला था, यानी कि उस डबल डंजन की जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। जिनवो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, वहाँ पर जितना भी बड़ा खतरा हो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। तो इसके बाद हम वूजिन को देखते हैं जो कि इंटरनेट पर जिनवो के बारे में गलत गलत कमेंट्स पढ़कर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी यहाँ पर जिनवो भी आ जाता है और वो उसे बहुत सारे एसेंट स्टोन्स देता है, क्योंकि भाई इन लोगों ने अब अपनी खुद की एक गिल्ड बना ली है तो इन्हें फंड्स की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। जो देख वूजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इससे तो हम आराम से अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएंगे। जिनवो कहता है कि हमारे पास एम्प्लॉयज कहाँ से आ गए। वूजिन कहता है कि मैंने आपको पहले भी ये बताया था ना कि हमें अपनी गिल्ड बनाने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए होंगे। जिनवो प्रेसिडेंट, वूजिन वाइस प्रेसिडेंट और एक एम्प्लॉय चाहिए होगा। जिनवो कहता है कि ओ अच्छा मैं तो भूल ही गया था। लेकिन वूजिन कहता है कि सबसे पहले हमें अपनी गिल्ड का नाम रखना होगा, लेकिन जिन्हों ने अभी तक कोई नाम ही नहीं सोचा होता। तो इस पर वूजिन इसे आइडिया देता है कि कैसा रहेगा अगर हम अपनी गिल्ड का नाम हम दोनों के आखिरी नामों को कंबाइन करके रखें, मतलब कि संगवू या फिर वूसंग। जिनवो कहता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा। ये सुनकर वूजिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि भला ये कैसा बकवास नाम है। वूजिन कहता है कि कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हंटर चाहे ही ना जाती है और वो जिनवो से कहती है कि वो भी इनकी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है। जो सुन जिनवो कहता है कि क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो या फिर तुम्हें चेयरमैन गोगानी ने मेरी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए यहाँ भेजा है। हंटर चाह कहती है कि नहीं, वो भला मुझे क्यों भेजेंगे। तो इस पर जिनवो कहता है कि तो फिर तुम भला
मेरे सोलो प्लेयर गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। ये नाम सुनकर हंटर चा भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है, भला ये कैसा अजीब नाम है। जिन्हो कहता है कि क्यों तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया क्या, क्योंकि ये नाम हम दोनों ने बहुत सोच समझ कर रखा है। जोसन वुजिन कहता है कि रुको जरा, मैंने कब कहा कि हम ये नाम रखने वाले हैं। खैर तो इसके बाद जिन्हो देखता है कि हंटर चा की दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज होती है और उसे लगता है कि हंटर चा उसे कुछ छुपा रही है। तो इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम बताओ आखिर तुम मेरी गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम हंटर चोई की गिल्ड को छोड़ोगी तो उसके लिए तुम्हें भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। हंटर चा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भर लूंगी और मुझे तुमसे कोई एडवांस भी नहीं चाहिए। जिस पर जिन्हो पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, इसमें तो तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं है। हंटर चा यहाँ सोच रही होती है कि आखिर मैं इसे कैसे समझाऊं, क्योंकि अगर मैं इसे बता भी दूं तो इसे लगेगा कि शायद मैं पागल हूँ। मतलब कि हंटर चा जिन्हो से प्यार करती है और वो हमेशा के लिए ही इसके साथ रहना चाहती है। और ये सब तब से शुरू हुआ था जब से उसे जिन्हो की खुशबू अच्छी लगी थी। और इसके बाद जब उसे हंटर गोगनी से ये पता चला था कि जिन्हो ने ही जीजू आइलैंड पर इसकी और बाकी सभी हंटर्स की जान बचाई थी, तो इसके बाद वो जिन्हो से प्यार कर बैठी और इसीलिए वो जिन्हो की गिल्ड को ज्वाइन करके उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन वो ये सब जिन्हो को डायरेक्टली नहीं बता सकती, तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है, जिसे देखकर जिन्हो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तो इसीलिए जिन्हो एक बार फिर उससे पूछता है, तो इस पर हंटर चा कहती है कि वो बस एक कंफर्टेबल लाइफ चाहती है, तो इसीलिए वो इनकी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है। जो सुनकर जिन्हो को लगता है कि शायद हंटर चोई की गिल्ड में उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता होगा, तो इसीलिए वो इसकी गिल्ड में आना चाहती है। तो इस पर जिन्हो कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मेरी गिल्ड में शामिल कर लूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इसके लिए एक टेस्ट देना होगा। जोसन हंटर चा कहती है कि किस तरह का टेस्ट। तो इस पर जिन्हो कहता है कि तुम्हें मेरे सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर को हराना होगा। तो हंटर चा भी इसके लिए तैयार हो जाती है और टेस्ट के लिए ये दोनों अब हंटर एसोसिएशन के जिम जाने लगते हैं। लेकिन वो यहाँ से काफी दूर होता है और उन्हें वहां जाने में काफी टाइम भी लग सकता है। तो अब जिन्हो सोचता है कि ये उसके लिए अच्छा मौका है अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करके ये देखने का कि क्या वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। तो इसलिए जिन्हो अब हंटर चा को अपने पास बुलाता है और उसे पकड़ कर कहता है कि हम लोग एक शॉर्टकट यूज करने वाले हैं, और फिर वो अपने डिस्प्लेस शैडो पावर का यूज करके सीधा जिम में टेलीपोर्ट कर जाता है। और भाई पीछे हम देखते हैं कि वुजिन इन दोनों के लिए बेकरी से कुछ केक लाया होता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं और यहाँ पर जिन्हो का बस एक शैडो सोल्जर ही होता है और वो ये सारे केक एक साथ खा लेता है। खैर तो इसके बाद हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ जिन्हो इग्रिस को समन करता है हंटर चा से लड़ने के लिए। वेल ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जिन्हो का सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर बीरू है, ना कि इग्रिस, लेकिन फिर भी जिन्हो ने इग्रिस को समन किया है क्योंकि भाई बीरू ने जीजू आइलैंड पर हंटर चा और बाकी सभी हंटर्स को बहुत ही बुरी तरह से धोया था। तो हो सकता है कि हंटर चा उसे देखकर डर जाए, तो इसीलिए उसने इग्रिस को समन किया है। तो इसके बाद हंटर चा भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो अपना वेपन लाना ही भूल गई थी। तो जिन्हो कहता है कि क्या तुम उस कुल्हाड़ी की बात कर रही हो। चा कहती है कि अरे नहीं नहीं, वो थोड़ी ना मेरा वेपन है। तो इसके बाद वो जिम के वेपन वाले एरिया में जाती है और वहाँ से अपने लिए एक सोर्ड लेकर आती है और कहती है कि हाँ ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। जिन्हो बताता है कि इस मैच के रूल्स बड़े ही सिंपल हैं। ये फाइट तब तक चलेगी जब तक कि वो इसके शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दे या फिर वो खुद हार ना मान ले। तो इसके बाद जिन्हो भी इग्रिस को डीमन लॉर्ड बारान की सोर्ड देता है हंटर चा से लड़ने के लिए। तो इसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और इग्रिस चा पर अटैक करना शुरू कर देता है। हंटर चा इसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर पा रही होती है और ये साफ साफ पता चल रहा होता है कि हंटर चा भी इग्रिस के जितनी ही पावरफुल है। और साथ ही हम देखते हैं कि हंटर गोगन ही ने भी जिन्हो और चा को कैमरा रिकॉर्डिंग में जिम में आते देख लिया होता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि भाई पक्का ही इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। खैर तो वो इन दोनों को प्राइवेट स्पेस देने के लिए जिम के सभी कैमरास को बंद करवा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर चा ने इग्रिस को सीधा एक दीवार में घुसा दिया होता है और वो जिन्हो से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपने सबसे पावरफुल शैडो सोल्जर को भेजोगे, तो चलो बुलाओ उसे। हंटर चा यहाँ पर बीरू की बात कर रही होती है क्योंकि उसे भी ये पता होता है कि वो भी अब जिन्हो का शैडो सोल्जर बन चुका है और वैसे भी उसे बीरू से पिछली लड़ाई का बदला भी तो लेना है। जिन्हो एक बार फिर पूछता है कि पक्की बात है ना, तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। हंटर चा पूरी तरह से तैयार होती है बीरू से लड़ने के लिए। तो इसके बाद जिन्हो बीरू को समन करता है और बीरू जिन्हो से पूछता है कि माय किंग इस लड़की के साथ क्या करना है। जिन्हो कहता है कि इसे हरा दो, लेकिन ध्यान रखना कि इसे ज्यादा चोट ना लगे। लेकिन जिन्हो साथ ही यहाँ सोच रहा होता है कि जब भी किसी मॉन्स्टर को शैडो सोल्जर बनाया जाता है तो पहले के मुकाबले में उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी
बीरू एक बेरहम कातिल है जो कि हंटर्स को मारने के लिए बनाया गया है। तो अगर वो अपनी फुल पावर को यूज करता है तो हंटर चा 1 सेकंड के लिए भी उसके सामने नहीं टिक पाएगी। तो इसके बाद बीरू जोर से चिल्लाता है और अपना ऑरा रिलीज करता है। वेल ये देखकर हमें साफ सा पता चल रहा होता है कि बीरू को देखकर हंटर चा की हालत खराब हो चुकी होती है। तो इसके बाद बीरू अपने पंजों को बाहर निकालता है हंटर चा से लड़ने के लिए, लेकिन तभी जिन्वो इसे कहता है कि अपने पंजों को वापस डालो, क्योंकि अगर इस लड़की को एक भी खराच आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब बीरू अपने पंजों को वापस कर देता है और इसके बाद वो अचानक से ही बहुत ज्यादा स्पीड से हंटर चा के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि हंटर चा उसे देख तक नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से इसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और इस पर अटैक करने लगती है। लेकिन बीरू इसके सभी अटैक्स को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है, लेकिन वो हंटर चा पर अटैक नहीं कर रहा होता ताकि वो खुद ही थक कर हार मान ले। हंटर चा बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन उसका कोई भी अटैक बीरू को टच तक नहीं होता और बीरू जोर से चिल्लाता है और उसकी चीख से ही चा काफी दूर जाकर गिरती है। जिन्वो कहता है कि भाई अब लड़ाई का फैसला हो चुका है तो हमें ये लड़ाई यहीं पर रोक देनी चाहिए, लेकिन फिर भी चा इसके लिए मना कर देती है और वो फाइट को कंटिन्यू रखने का कहती है। ये सुनकर बीरू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़ी हो, और ये कहकर वो फिर से चा पर अटैक कर देता है। हंटर चा इसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है और बीरू आउट ऑफ कंट्रोल होकर चा को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जिन्वो बीच में आकर बीरू को रोक देता है और इस पर जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से उसका दिमाग वापिस से अपनी जगह पर आ जाता है। जिन्वो चा से कहता है कि आखिर वो खुद को इतना पुश क्यों कर रही है एक ऐसी गिल्ड में आने के लिए जो कि एक नेमलेस गिल्ड है, मतलब कि जिसका कोई नाम तक नहीं है और इसमें तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हंटर चा फिर से चुप हो जाती है और इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। तो जिन्वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है, तो इस पर चा कहती है कि हाँ ऐसा ही है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है यूनाइटेड स्टेट के फेडरल ब्यूरो की तरफ, जहाँ पर ये बंदा जिसका नाम होता है डेविड, ये सेलेनर और माइकल से पूछता है कि क्या बना, तुम लोग जिन्वो को लाने में कामयाब हुए या नहीं। तो इस पर सेलेनर बताती है कि नहीं, क्योंकि वो एक किंग है। तो इस पर डेविड कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि क्या जिन्वो हमारे नेशनल लेवल हंटर से भी ज्यादा पावरफुल है। वेल जिन लोगों ने भी सोलो लेवलिंग के सीजन 2 में इस औरत को देखा है तो उन्हें इसके बारे में पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये औरत अपनी पावर से किसी भी हंटर की पावर लेवल को 20 या 30% तक इंक्रीज कर सकती है। और इसी वजह से ये गिल्ड सभी पावरफुल हंटर्स को अमेरिका बुलाकर उन्हें अपना हंटर बना लेते हैं, और इन्होंने जिन्वो के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। लेकिन जब इसने जिन्वो की आंखों में देखा था तो इसकी हालत ही खराब हो गई थी और इसे वहाँ बस अंधेरा ही दिखाई दिया था। तो सेलेनर बताती है कि जब भी ये किसी हंटर की पावर को इंक्रीज करती है तो उसे वहाँ एक रोशनी दिखाई देती है और उसी जरिए से ही वो सभी हंटर्स की पावर लेवल को बढ़ाती है। लेकिन जिन्वो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ तो बस अंधेरा था और वहाँ 2 आंखें थी जो उसे घूर रही थी। जिस पर डेविड कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जिन्वो कोई बुरा इंसान है। सेलेनर कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि जिन्वो कोई बुरा है या अच्छा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी पावर्स कहीं और से नहीं बल्कि उसके अंदर से ही आती हैं और उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसके बाद डेविड सेलेनर को कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इसके बाद वो माइकल को अपने साथ इस बिल्डिंग के B24 फ्लोर पर ले जाने लगता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है जब यहाँ पर सबसे पहला ऐसे रैंक का गेट ओपन हुआ था। माइकल कहता है कि हाँ, मैं भला वो कैसे भूल सकता हूँ, जब काफी ज्यादा तबाही हुई थी और यूनाइटेड स्टेट ने दुनिया भर के बेस्ट हंटर्स को बुलाया था उस डंजन को बंद करने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारे हंटर्स मारे गए थे और जो बच गए थे उन्हें नेशनल लेवल हंटर्स का टाइटल दिया गया था। और वहाँ उनके सामने था ड्रैगन कमिश, जिसने अकेले ही कई सारे हंटर्स को मार गिराया था। तो डेविड अब माइकल को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ उसे एक र्यून स्टोन दिखाता है जो कि इन्हें उस ड्रैगन से मिला था। उस रेड मिशन को ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई भी ऐसा मेज टाइप हंटर नहीं मिला जो कि इस र्यून स्टोन को यूज कर सके। लेकिन अब वक्त आ गया है इस स्टोन को यूज करने का। तो इसके बाद हम फिर से जिन्वो को देखते हैं जहाँ वो खुद को शीशे में देखकर ये सोच रहा होता है कि क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि हंटर चा जैसी लड़की मुझे पसंद करने लगी है। तो इसके बाद वो जिना के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सचमुच में हैंडसम हूँ या नहीं। तो जिना कहती है कि मुझे तो तुम एक नंबर के बेवकूफ लगते हो। तो इस वजह से वो दोनों आपस में लड़ने भी लगते हैं। खैर तो इसके बाद जिन्वो जिना से कहता है कि उसने अपनी खुद की एक गिल्ड बनाई है और उसका नाम इसने सोलो प्लेयर गिल्ड रखा है, जो सुनकर जिना भी कहती है कि इतना बकवास नाम कौन रख सकता है भला। खैर तो इसके बाद वो कहती है कि आजिन गिल्ड कैसा रहेगा, और जिन्वो को ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। वेल ये नाम जिना ने अपने नाम को उल्टा करके रखा होता है। तो इसके बाद हम हंटर चा को भी देखते हैं जो कि खुद पर ही काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने जिन्वो को ये सब क्यों बताया कि वो उसे पसंद करती है। पता
नहीं वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, लेकिन उसने मेरी जान बचाई है तो इसलिए मैं उसे पसंद करती हूँ, तो इसमें कौन सी गलत बात है। लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है जो कि उसे हंटर मिन ब्यूंगो ने बताई थी जब वो जीजू आइलैंड पर उसे हील कर रहा था कि प्लीज जिन्वू को ये बता देना कि वो अपनी खुद की पावर से बच कर रहे क्योंकि उसकी पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं। चा कहती है कि मैं तो ये बात जिन्वू को बताना ही भूल गई। तो इसके बाद हम द नाइट गिल्ड्स को देखते हैं जहाँ पर योंगटाई अपने गिल्ड मास्टर पार्क को ये बता रहा होता है कि उनके बिल्कुल पास ही एक ए रैंक का गेट खुला है, लेकिन इन्हें उसका परमिट नहीं मिल रहा क्योंकि उसका माना पावर काफी हाई है, एक एस रैंक गेट के जितना। लेकिन इनकी गिल्ड में तो कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है, जिस वजह से इन्हें उस गेट का परमिट नहीं मिल रहा। तो इस पर पार्क कहता है कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना ये डंजन भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो तभी ये बंदा आकर कहता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है, एक ऐसी गिल्ड जो कि अभी अभी बनी है और उसमें एक एस रैंक का हंटर भी है, और वो लोग बात कर रहे होते हैं जिन्वू की गिल्ड की। तो इस पर पार्क कहता है कि वैसे किसी गिल्ड से पार्टनरशिप करने में हमारी गिल्ड की थोड़ी बहुत रेपुटेशन कम होगी, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, और वैसे भी जिन्वू के साथ होने से हमें कोई खतरा भी तो नहीं होगा। तो इसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो वुजिन को भी अपने गिल्ड का नया नाम बताता है और उसे भी यह नाम काफी ज्यादा पसंद आता है और वो तुरंत ही उस नाम को ऑफिशियल भी कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पार्क यहाँ अपने चेलों के साथ जिन्वू के ऑफिस आ जाता है और वो उसे ऑफर करता है कि वो उसके साथ मिलकर उस ए रैंक वाले डंजन में जाए, तो बदले में वो उसे 30% देंगे। जिन्वू कहता है कि 50% दोगे तो चलूंगा वरना नहीं। पार्क के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो उसके लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस को तुम्हें ही हराना होगा। जिन्वू भी इसके लिए एग्री कर लेता है और वो कहता है कि तुम लोग वहां जाओ, मैं आ जाऊंगा, और वो अपना एक शेडो सोल्जर भी इनके साथ लगा देता है। तो फिर हम इसके अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर नाइट गिल्ड्स के सभी हंटर तैयार होते हैं इस डंजन में जाने के लिए और वो लोग यहाँ जिन्वू का वेट कर रहे होते हैं। तो तभी हम जिन्वू को भी देखते हैं जो कि वहाँ जाने के लिए तैयार होता है, और लेकिन वो आसमान की तरफ देख के कहता है कि आज मौसम काफी खराब है, आई होप जिन्ना अपने साथ छाता लेकर गई हो। और ये कहकर वो अपने टेलीपोर्टेशन वाली पावर का यूज करके खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। और तभी हम जिन्ना के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल के स्टोर रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक डंजन का गेट खुला होता है। एक लड़का कहता है कि अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये गेट अभी ही खुला होगा, और वैसे भी ये तो हम सब लोगों को पता है कि 7 दिन तक अगर गेट को बंद ना किया जाए तो गेट ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से सभी मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। लेकिन दूसरा लड़का कहता है कि क्या पता ये गेट काफी दिनों से खुला हुआ हो क्योंकि काफी दिनों से कोई भी इस स्टोर रूम में नहीं आया। और तभी हम देखते हैं कि ये गेट ब्रेक हो जाता है और एक मॉन्स्टर इस लड़के का सर पकड़कर उसे कुचल देता है और यहाँ से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आकर इन दोनों लड़कों को भी मार देते हैं। और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर्स ग्रीन कलर के हाई ऑर्क्स होते हैं। ये ऑर्क्स भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह, और इनके दिमाग में भी बस एक ही बात चल रही होती है कि इंसानों को मार दो। तो इसके बाद इन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ और भी काफी सारे बच्चे हैं। तो ये ऑर्क्स पूरे स्कूल में फैल जाते हैं और बच्चों को मारना काटना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे बच्चे स्कूल में ही फंसे हुए थे क्योंकि इन्होंने स्कूल के एग्जिट को बंद कर दिया होता है। और दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन की इमरजेंसी सेंटर को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कॉल करके बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मार दिया है। और तभी हम देखते हैं कि एक और किस लड़की को भी ढूंढ लेता है और इसे भी मार देता है। हम देखते हैं कि एसोसिएशन में हंगामा मच जाता है। दूसरी तरफ हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू और ये बाकी सभी हंटर्स भी तैयार होते हैं इस डंजन में जाने के लिए। और इसके बाद फिर से हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बच्चे मारे जा चुके होते हैं और ये और पूरे स्कूल में घूम रहे होते हैं और बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये और इन बच्चों को घेर लेते हैं और एक और कहता है कि मुझे इन बच्चों में से किसी एक में से माना महसूस हो रहा है, मतलब कि इनमें से कोई एक हंटर है और हमें सबसे पहले उसी को ही मारना होगा। और ये लोग बात कर रहे होते हैं जिना की दोस्त यूनी की जो एक ई रैंक हंटर होती है। और हम देखते हैं कि ये सभी बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और जिना यहाँ पर बस जिन्वू का नाम ले रही होती है। यूनी वैसे तो एक ई रैंक हंटर होती है और वो भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, पर फिर भी वो इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक मॉन्स्टर कहता है कि मैं इस लड़की की बात नहीं कर रहा, इसके बराबर वाली की बात कर रहा हूँ। वो इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास काफी ज्यादा माना है। और ये बात कर रहा होता है जिन्हा की। और तभी वो जिन्हा पर
पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनवू का एक शैडो सोल्जर आकर इसे पकड़ लेता है और एक मुक्का मारकर इसे सीधा हवा में उड़ा देता है और दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनवू के 3 शैडो सोल्जर आ चुके होते हैं और ये तीनों भी हाई ऑर्स होते हैं जो कि कारगलगन के पर्सनल गार्ड्स थे और जिनवू ने इन्हें जिना की हिफाजत करने के लिए छोड़ा होता है। तो इसके बाद हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू भी इन सभी के साथ डंजन के अंदर आ चुका होता है और अंदर आते ही इनका सामना एक 2 सर वाले ऑर्क से होता है जिन्हें पार्क और उसके सभी हंटर्स मिलकर मार गिराते हैं। तो हंटर पार्क कहता है कि ये तो वो पहले से जानता था कि इस डंजन को क्लियर करना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस डंजन के शुरुआत में ही उनका सामना एक 2 सर वाले ऑर्क से होने वाला है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि इनके सामने अब आर्मी ऑफ द डेड आ जाती है और ये सब लोग भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनवू को ये सेंस हो जाता है कि उसकी बहन जिना खतरे में है, तो इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन पार्क कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम सब लोगों का क्या होगा, तुम्हारे बिना तो हम सब काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो जिनवू कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ अपनी जगह किसी को छोड़ कर जाऊंगा जो कि तुम सब लोगों का ख्याल रखेगा। तो अब जिनवू बीरू को समन करता है और उसे कहता है कि इन सभी हंटर्स को प्रोटेक्ट करो। और बीरू पूछता है कि तो बाकी सभी डीमंस का क्या करना है। जिनवू कहता है कि वो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उनके साथ क्या करना है। और साथ ही यहाँ पर जिनवू 20 और एंड सोल्जर्स को भी छोड़ देता है। तो इसके बाद जिनवू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो 3 घंटे में बस एक बार ही खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है और क्योंकि उसे टेलीपोर्ट हुए बस 1 घंटा ही हुआ था तो इसलिए अब वो भागकर डंजन से बाहर जाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि डंजन के एंट्रेंस पर आर्मी ऑफ द डेड होती है जिन्हें मारने के लिए जिनवू अपनी सोर्ड निकाल लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये पूरी आर्मी जिनवू के आगे सर झुका लेती है, जो देखकर जिनवू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी एक हाई क्लास नेक्रोमेंसर हूँ, शायद इसीलिए ये मुझ पर अटैक नहीं कर रहे। खैर तभी वो काइसल को समन करता है और उस पर बैठकर सीधा जिना के स्कूल जाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिनवू के सोल्जर्स ने इन तीनों ग्रीन ऑर्क्स को मार दिया होता है। तो जिना इनसे पूछने लगती है कि क्या जिनवू भी यहाँ पर है। तभी ये ऑर्क उसे पीछे रहने का इशारा करता है क्योंकि अभी भी यहाँ पर काफी सारे ग्रीन ऑर्क्स होते हैं। तभी हम यहाँ पर इन ग्रीन ऑर्क्स के लीडर को देखते हैं जिसका नाम होता है ग्रोक्टर और इसका एक गार्ड आकर इसे बताता है कि 3 रेड ऑर्क्स हैं जो कि इंसानों की मदद कर रहे हैं और उन्होंने हमारे कुछ ऑर्क्स को भी मार दिया है। जो सुनकर ग्रोक्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है कि हमारे इतने सारे वॉरियर्स मिलकर भी बस 3 ऑर्क्स को नहीं मार पा रहे। तो इसके बाद अब वो खुद जाता है उन्हें मारने के लिए और वो इन तीनों पर अटैक कर देता है और उन्हें अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। लेकिन क्योंकि ये शैडो सोल्जर होते हैं तो ये दोबारा से खुद को रीजनरेट कर लेते हैं, जो देखकर ग्रोक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मैं जितनी भी बार इन्हें काट दूं लेकिन फिर भी ये दोबारा से खुद को पूरी तरह से हील कर लेते हैं, कहीं ये किसी तरह का कोई मैजिक स्पेल तो नहीं। लेकिन तभी फिर से इसके दिमाग में वही आवाजें बजने लगती हैं कि इंसानों को मार दो। तो इस वजह से ग्रोक्टर अब देखता है कि ये तीनों इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस लड़की ने ही इन पर कोई मैजिक स्पेल किया होगा। तो इसलिए अब वो सीधा जिन्हा पर अटैक करने लगता है और वह जिन्हा को फेस से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो जिसने अपनी मैजिक पावर से इन्हें कंट्रोल किया हुआ है। वो जिन्हा के सर को जोर से पकड़कर उसे कुचलने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ फील होता है कोई उनकी तरफ आ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। तो अब वो जिन्हा को छोड़कर पीछे हट जाता है और तभी जिन्वू स्कूल की दीवारों को तोड़ता हुआ सीधा अंदर आ जाता है और अब जिन्वू जिन्हा के सर पर हाथ रखकर कहता है कि सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी बहन को खतरे में देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ग्रोक्टर जिन्वू से कहने लगता है कि मैं हूँ ग्रोक्टर, चीफ ऑफ द क्रिम्सन ब्लेड। लेकिन तभी जिन्वू इसकी बात को टोक देता है और कहता है कि चुप करके वहीं खड़े रहो। हम देखते हैं कि जिन्हा काफी ज्यादा डर गई थी और वह जिन्वू को देखकर रोने लगती है। जिन्वू कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में काफी देर हो गई, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और तुम सेफ हो। और फिर वो इग्रीस को समन करता है जिन्हा का ख्याल रखने के लिए और वो बाकी भी कुछ सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें यहाँ बाकी बच्चे स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर ले जाने का कहता है, जिसके बाद ये शैडो सोल्जर सभी स्टूडेंट्स को बाहर ले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिन्वू अब गुस्से में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है और ग्रोक्टर जिन्वू से कहता है कि अच्छा तो वो तीनों ऑर्क्स भी तुम्हारे ही सोल्जर थे, तुम कौन हो और तुम हमारी लैंग्वेज कैसे बोल सकते हो। जिन्वू इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और ग्रोक्टर अपने सभी गार्ड्स को जिन्वू पर अटैक करने का कहता है। ये सभी जिन्वू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वू इन सभी को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। वो इस ऑर्क को जमीन पर गिराकर उसे अपने पैर से ही कुचल देता है और इन दोनों को तो वो अपने डोमिनेटर पावर से पकड़कर आपस में जोर से मारता है और इन दोनों का कचुम्बर बना देता है। हम देखते हैं कि बाकी सभी ऑर्क्स भी जिन्वू पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिन्वू बहुत ज्यादा स्पीड से इन सभी को काट पीट देता है, जो देखकर अब ग्रोक्टर की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो काफी ज्यादा
डर जाता है और जिन्वो इसे पकड़कर सीधा दीवार में घुसा देता है और इसे पूछता है कि तुम आखिर इंसानों को मारने के पीछे ही क्यों पड़े हो। जिस पर यह कहता है कि हमारे अंदर की आवाज हमें इंसानों को मारने का कहती है। इस पर जिन्वो कहता है कि अच्छा, तो वो आवाज मेरे बारे में क्या कहती है? क्या मुझे भी देखकर तुम्हें ऐसी ही आवाजें आती हैं? लेकिन ग्रोगटर अब रोने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि जिन्वो अपनी डेगर निकालकर इसे काट देता है। तभी यहाँ फिर से हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर्स अपने रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को मारते जाते हैं, जो देखकर इन सभी लोगों की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है भाई। खैर तभी ये एंट एक मॉन्स्टर को मारकर उसे खा रही होती है, जिसे ये हीलर लड़की रोकने लगती है, क्योंकि ये एक वैम्पायर टाइप मॉन्स्टर होता है जो कि काफी ज्यादा रेयर है और इसकी कॉर्प काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है और काफी महंगी बिकती है। लेकिन ये एंट फिर भी इसे खा लेती है और इस लड़की पर ही अटैक करने लगती है, जिस वजह से लड़की को चोट लग जाती है। लेकिन तभी बीरू बीच में आकर इसे रोक लेता है और इस लड़की को हील कर देता है, जो देखकर ये लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये तो हीलिंग में मुझसे भी काफी अच्छा है। खैर तो इसके बाद ये लोग इस डंजन के बॉस तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक आर्क लिच होता है, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और पार्क यहाँ बताता है कि आर्क लिच सबसे ज्यादा खतरनाक डंजन बॉसेस में से एक है, क्योंकि चाइना में हुए एक डंजन रेड में आर्क लिच ने एक पूरी गिल्ड को ही वाइप आउट कर दिया था और वहाँ डंजन ब्रेक हो गया था। तो फिर नेशनल लेवल हंटर्स को आना पड़ा उन्हें रोकने के लिए। तो भला हम जैसे ए रैंक के हंटर्स इसे कैसे रोक पाएंगे? तभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब आर्मी ऑफ द डेड भी आ जाती है और इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जो देख इन सब लोगों की हालत खराब होने लगती है और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग जिन्वो के बगैर इसे कैसे हराएंगे। तभी बीरू यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर आर्क लिच कहता है कि रुको, तुम तो शैडो सोल्जर हो ना, भला शैडो मोनार्क की पर्सनल आर्मी हम पर क्यों अटैक करने आई है? जिस पर बीरू कहता है कि हमें किंग ने खुद चुना है और तुम्हें नहीं। जो सुन आर्क लिच कहता है कि ये नामुमकिन है, मैं खुद किंग से बात करूंगा। लेकिन तभी बीरू बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है और उसे वहीं पर ही मार गिराता है। और ये देखकर भाई हंटर, पार्क और बाकी सभी को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि भाई जिन्वो के एक शैडो सोल्जर ने बस एक ही पंच में आर्क लिच को मार दिया है, कि उसके शैडो सोल्जर ही इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो किसी भी डंजन में जाए बिना ही उस डंजन को क्लियर कर सकता है, बस अपने शैडो आर्मी को बेचकर। तो इस पर पार्क सोचने लगता है कि जिसके शैडो सोल्जर इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो वो खुद भला कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब इसका जो चेला होता है युंडाई, वो कहता है कि कमांडर, क्यों ना हम जिन्वो की गिल्ड को खरीद कर उसे अपने साथ मर्ज कर लें। तो इस पर पार्क कहता है कि नहीं नहीं, हम उसे खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम जिन्वो से दोस्ती करके दोनों गिल्ड्स को एक कर लेंगे, जिससे दोनों गिल्ड्स एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगी। जिस पर युंडाई कहता है कि भला जिन्वो को हमसे क्या हेल्प चाहिए होगी? तो पार्क इसे बताता है कि भले ही जिन्वो के पास इतनी बड़ी शैडो आर्मी है, लेकिन फिर भी उसे डंजन में जाने के लिए कम से कम 10 हंटर चाहिए होंगे और इसके बिना वो किसी भी डंजन में रेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये नियम सभी पर लागू होते हैं। तो हम जिन्वो को हंटर्स देंगे और बदले में वो हमारे लिए डंजन्स क्लियर करेगा। तो इसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं, जो कि अब चेयरमैन गोगन ही के साथ उसकी गाड़ी में बैठा होता है और गोगन ही उसे बताता है कि 213 स्टूडेंट जो पहले ही भाग निकले थे वो बिल्कुल सेफ हैं और बाद में भी 10 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लिया गया था। और साथ ही वो जिन्वो को एक ग्राफ भी दिखाता है कि पिछले 6 महीनों में यहाँ पर डंजन्स खुलने का नंबर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि साथ ही काफी सारे नए हंटर्स भी अवेक हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये दुनिया डंजन्स और हंटर्स के बीच का बैलेंस मेंटेन कर रही हो। खैर जिन्वो से पूछता है कि गोगनी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या बात करनी थी आपको? तो इस पर गनी बताता है कि जापान, चाइना, रशिया और यूएस जैसे बड़े देश तुमसे मिलना चाहते हैं। ये साफ है कि वो तुम्हें अपना हंटर बनाना चाहते हैं और हंटर एसोसिएशन के पास बिल्कुल भी ये राइट्स नहीं है कि वो तुम्हें इस सब के लिए मना कर सके कि तुम्हें किससे मिलना चाहिए या किससे नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। लेकिन अगर तुम कोरिया छोड़कर यहाँ से चले गए तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बस हमारी कंट्री को छोड़कर नहीं जाओ। तो इसके लिए मुझसे जो भी हो पाएगा वो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, क्योंकि हमारे पास पहले भी बस 10 ही ऐसे रैंक के हंटर्स थे, जिनमें से 2 मारे जा चुके हैं और 1 यूएस जा चुका है, और अब हम और हंटर्स को जाने नहीं दे सकते। तो इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। तो इस पर जिन्वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी हाई रैंक डंजन में अकेला जा सकूं। तो इस पर गोगनी कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मिनिमम कैपेसिटी वाले कानून को खत्म करना चाहते हो। जिन्वो कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो इस पर गनी कहता है कि वो कानून हमने हंटर्स की सेफ्टी के लिए ही बनाया है, ताकि कोई भी हंटर अकेला डंजन में जाकर खुद को मरवा ना दे। वैसे तो ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तुम बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो फिर हम इसके बाद सो युंग नाम की इस लड़की को देखते हैं, जो कि वैसे तो एक ए रैंक की हंटर होती है, पर अभी के लिए वो एक एक्टर है और साथ ही वो वूजिन की कजन भी है। तो इसलिए वूजिन इसे फोन करके उसे अपनी गिल्ड में शामिल होने का कहता है, जिस पर यह कहती है कि
कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम मुझे एक ऐसी गिल्ड में आने का कह रहे हो जो कि बस अब ये भी बनी है। तो वुजिन कहता है कि हाँ, लेकिन जब मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर का नाम बताऊंगा तो फिर तुम कभी भी मना नहीं कर पाओगी। और वो जिन्मू का नाम सुनते ही सीधा इनके ऑफिस आ जाती है और वो जिन्मू को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि जिन्मू उसके सामने खड़ा है, क्योंकि जिन्मू भी अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और वो भी अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। खैर, तो इसके बाद जिन्मू सोयुंग से कहता है कि तुम्हें बस नाम के लिए हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा, तुम्हें किसी भी रेड मिशन में जाने की जरूरत नहीं है, वो सब तुम हम पर छोड़ दो। लेकिन हो सकता है कि हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने से तुम्हारा थोड़ा बहुत नाम खराब हो, तो क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? तो सोयुंग इनकी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है और साथ ही वो जिन्मू से एक सेल्फी भी मांगती है। और तभी यहाँ पर हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन गोगन ही हायर मैनेजमेंट से डिमांड करता है कि वो समन किए हुए शैडो सोल्जर्स को भी गिल्ड के मेंबर्स में काउंट करें। तो इसलिए मैनेजमेंट इस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है कि तुम ये किस तरह की डिमांड कर रहे हो, क्या तुम ये सब बस जिन्मू के लिए कर रहे हो? क्योंकि जैसे ही उसने अपनी गिल्ड बनाई है तो तुमने ये डिमांड कर दी, क्योंकि हंटर एसोसिएशन सब हंटर्स के बारे में सोचती है, ना कि बस जिन्मू के बारे में। तो इस पर गोगन ही कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं जिन्मू की फेवर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर एक तरफ 20 ए रैंक हंटर्स हों और दूसरी तरफ जिन्मू अकेला, तो तुम दोनों में से किसे डंजन ब्रेक जोन में भेजना चाहोगे? जिस पर ये सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जिन्मू अकेला ही काफी है। और साथ ही गनी कहता है कि दुनिया भर के देश जिन्मू को अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं, और अगर हमने जिन्मू की ये डिमांड पूरी नहीं की तो हो सकता है कि वो कोरिया छोड़कर किसी और देश चला जाए, बिल्कुल हंटर डोंगसू की तरह। तो जब अगली बार यहाँ पर ऐसे रैंक का गेट खुलेगा तो सोचो फिर हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। और ये लोग भी अब इसके लिए मान जाते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम जिन्मू और वुजिन को देखते हैं, जो कि अपनी नई गिल्ड की पहली रेड मिशन पर जा रहे होते हैं। लेकिन डंजन के गेट को देखकर तो वुजिन की हालत ही खराबी पड़ी होती है, क्योंकि ये गेट बाकी सभी गेट्स के मुकाबले में काफी बड़ा होता है। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मीडिया के लोग भी आए होते हैं जिन्मू का इंटरव्यू करने के लिए। खैर, तो अब ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए, और वुजिन जिन्मू से कहता है कि हमें अपने साथ माइनिंग टीम को भी तो लेकर जाना पड़ेगा ना, क्रिस्टल्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए। तो इस पर जिन्मू मना करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे शैडो सोल्जर सब कुछ संभाल लेंगे। तो अब हंटर जिनचुल इन शैडो सोल्जर्स का माना लेवल चेक करता है, जो कि एक बी रैंक हंटर से भी ज्यादा होता है, जिस पर वो सोचने लगता है कि इस तरह के स्क्वाड को तो किसी भी ए रैंक वाले गेट का परमिट बड़ी आसानी से मिल सकता है। और वो इन्हें कहता है कि तुम लोग अब डंजन में जा सकते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे चेयरमैन गोगनी ने ये ऑर्डर दिए हैं कि आज की रेड मिशन में मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तो तुम्हें इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जिन्मू कहता है कि अरे नहीं, भला हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आ जाओ तुम। तो फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्मू के सभी शैडो सोल्जर बड़ी बेरहमी से सभी मॉन्स्टर्स को काट पीट रहे होते हैं। और ये देखकर तो हंटर जिनचुल की हालत ही खराब हो जाती है। वो कहता है कि ये सभी शैडो सोल्जर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हैं, और स्पेशली ये सोर्स वाला तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि एक हाई लेवल का मेज टाइप हंटर ही लाइटनिंग अटैक कर सकता है, लेकिन ये तो बस अपनी सोर्ड को स्विंग करके ही लाइटनिंग अटैक कर रहा है। और ये बात कर रहा होता है इग्रीस की। और साथ ही हम देखते हैं कि इग्रीस अपने बस एक ही अटैक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को काट देता है, जो देखकर जिनचुल सोचने लगता है कि क्या ये एक ए रैंक है या फिर उससे भी ऊपर। अगर मैं इसे 1v1 फाइट करूंगा तो क्या मैं इसे जीत पाऊंगा या नहीं? हम देखते हैं कि जिन्मू के सभी शैडो सोल्जर्स के आगे ये सभी मॉन्स्टर्स बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे होते, और तभी एक एंड तो इन्हें मारकर खाने लगती है, जिस पर जिन्मू इसे एक जोरदार लात दे मारता है और कहता है कि अरे इसे खाना बंद करो, तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स क्रिस्टल को इकट्ठा करने लगते हैं और कुछ डेड बॉडीज को। और ये देखकर जिनचुल काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि जिन्मू अकेला ही एक ए रैंक डंजन को क्लियर कर सकता है, और साथ ही वो क्रिस्टल और डेड बॉडीज को भी कलेक्ट कर सकता है। ये तो अकेला ही एक पूरी स्ट्राइक टीम के जितना पावरफुल है। और अब हम देखते हैं कि इनके सामने इस डंजन का बॉस आ जाता है, जिसका नाम होता है नागा। और जिन्मू अब अपनी डेगर निकालकर तैयार हो जाता है इससे लड़ने के लिए, और वो अपने बाकी सभी शैडो सोल्जर्स को वापस बुला लेता है। जिनचुल कहता है कि तुमने अपने सोल्जर्स को क्यों वापस भेज दिया है, क्योंकि वो सभी मिलकर इस बॉस को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तो इस पर जिन्मू कहता है कि अगर हर वक्त वो अपने शैडो सोल्जर्स को लड़ने के लिए भेजेगा तो इससे उसकी खुद की पावर कम होती जाएगी। तो इसके बाद वो बहुत ज्यादा स्पीड से जाकर बस एक ही अटैक करके इस बॉस के सर को काट देता है और उसे वहीं मार गिराता है। तो इस वजह से अब जिन्मू का लेवल भी एक नंबर बढ़कर 101 हो जाता है, और साथ ही उसकी शैडो एक्सचेंज वाली पावर का टाइम भी 3 घंटे से कम होकर 2 घंटे तक आ जाता है। जिस पर जिन्मू कहता है कि अगर ऐसे ही मेरे शैडो एक्सचेंज पावर का टाइम कम होता रहा तो मैं किसी भी जगह आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, तो इस तरह से मुझे अपनी बहन और माँ की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके बाद अब जिन्मू कहता है राइस, और वो नागा को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। लेकिन ये तो हम सब लोगों को पहले से पता है कि भाई जिन्मू एक नंबर का भुलक्कड़ है, और वो नामों को याद रखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो नागा का भी नाम भूल चुका होता है, और सिस्टम इसे इसका नाम रखने का कहता है। तो इस पर
पर वो इसका नाम रख देता है जीमा, क्योंकि अब डंजन बॉस हार चुका था तो इसलिए अब ये डंजन टूटने लगता है और जिन्हों खुद पहले बार जाने के बजाय कार गलगन को भेजता है, जो कि नागा की बॉडी को अपने कंधे पर उठाकर डंजन से बाहर ले आता है। ये देखकर डंजन के मौजूद बाहर सभी मीडिया वाले कार गलगन की धड़ाधड़ पिक्चर्स बनाने लग जाते हैं और ये भी काफी खुश लग रहा होता है। हम देखते हैं कि बाहर आने के बाद अब जिनचुल की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो ये पूरी स्टोरी जाकर चेयरमैन गोगनी को बताता है कि मैंने जो देखा वो कोई रेड नहीं बल्कि एक तरफा तबाही थी। जो सुनकर चेयरमैन गन ही सोचने लगता है कि आखिर उसका फैसला सही था जिन्हों को अकेले डंजन में जाने देने का। तो इसके बाद अब सीन शिफ्ट हो जाता है जापान के शहर टोक्यो की तरफ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड गेट ओपन होता है जो कि एक ऐसे रंग का गेट होता है और ये गेट इतना बड़ा होता है कि इसके आगे ये सभी बिल्डिंग्स भी बहुत छोटी लग रही होती हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें जापान की सभी बड़ी गिल्ड्स भी आई होती हैं और साथ ही यहाँ हम ब्लेड गिल्ड को भी देखते हैं जो कि एक टाइम पर जापान की सबसे बड़ी गिल्ड हुआ करती थी, जिसमें 10 से भी ज्यादा इस रंग के हंटर्स थे और इनका गिल्ड मास्टर गोतो रियोजी था जो कि जीजू आइलैंड में बीरू के हाथों मारा गया था और साथ ही वहाँ पर इनके 6 और एस रैंक हंटर्स भी मारे गए थे और अब बस इनकी गिल्ड में सिर्फ 4 एस रैंक हंटर्स ही बचे हैं और इनका गिल्ड मास्टर अब रेजी है। हम देखते हैं कि जापान का प्राइम मिनिस्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ एक एस रैंक का गेट खुला है और अभी तक जापान की हंटर एसोसिएशन ने कुछ भी नहीं किया। तो इस पर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन कहता है कि एक एस रैंक के गेट को एस रैंक का हंटर भी क्लियर नहीं कर सकता, उसके लिए हमें नेशनल लेवल हंटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये बंदा कहता है कि क्यों ना हम थॉमस एंड्रे को बुलाएं और साथ ही ये बंदा कहता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम थॉमस एंड्रे को हायर कर सकें और साथ ही हम ऐसे हंटर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि इतने पावरफुल हों कि वो एस रैंक गेट को भी क्लियर कर सकें। लेकिन क्योंकि अब दुनिया भर में ही गेट्स खुलने का नंबर बढ़ता जा रहा है तो सभी हंटर्स अपनी अपनी कंट्री के गेट्स को बंद करने में लगे हैं। तो इस पर रेजी कहता है कि एक ऐसा हंटर है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है और वो है यूरी ऑर्लोफ, लेकिन हमें उसे ढेर सारा पैसा देना होगा तभी वो हमारी हेल्प करेगा। तभी फिर से हम कोरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हों अपनी गाड़ी अपनी ऑफिस की पार्किंग में लगा रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम देखते हैं कि ये हंटर चाह होती है और वो जल्दी से यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिन्हों बहुत ज्यादा स्पीड से इसके आगे आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो और मेरी ऑफिस की पार्किंग में क्या कर रही हो। हंटर चाह कहती है कि मेरी कार यहीं पार्किंग में ही रह गई थी तो मैं बस उसे लेने आई थी। जिन्हों अब सोचता है कि अरे हाँ, लास्ट टाइम तो मैंने अपनी शैडो एक्सचेंज पावर का यूज किया था ना, तो इसीलिए उसकी गाड़ी यहाँ पर रह गई है। लेकिन तभी हंटर चाह जिन्हों से पूछती है कि क्या तुम अभी फ्री हो। जिन्हों कहता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। हंटर चाह यहाँ मन में सोचती है कि तुमने उस ए रैंक हंटर सोयूंग के साथ सेल्फी क्यों बनाई और उसे अपने गिल्ड में क्यों शामिल किया, क्या वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हें हंटर ब्यूंगो का एक मैसेज देना है। ये सुनकर जिन्हों चाह को अपने ऑफिस ले आता है और उससे पूछता है कि अब बताओ हंटर ब्यूंगो ने मेरे लिए क्या मैसेज छोड़ा था। हंटर चाह बताती है कि जब हंटर ब्यूंगो से हील कर रहा था तो उसने उसे कहा था कि प्लीज जिन्हों को ये बता देना कि वो अपनी पावर्स को सावधानी से यूज करे, क्योंकि जब वो मर गया था और जिन्हों ने उसे अपना शैडो सोल्जर बनाया था तो तब वो होश में था, लेकिन उसके माइंड में बस एक ही बात चल रही थी कि वो दोबारा जिन्हों की गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि ये करने में उसे काफी खुशी महसूस हो रही थी। तो इसलिए जिन्हों को ये कहना कि वो अपनी पावर्स को केयरफुल होकर यूज करें। और हाँ, साथ ही जिन्हों की असल आर्मी। और ये लाइन पूरी होने से पहले ही वो गायब हो गया था। ये सुनकर जिन्हों कहता है कि जो भी ये कह रही है अगर ये सच है तो मुझे सबसे पहले अपनी पावर्स के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर मुझे पावर्स कहाँ से मिलती हैं। तो इसके बाद हम जिन्हों और वुजिन को एक डंजन में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों मजे से खाना खा रहे होते हैं और जिन्हों के शैडो सोल्जर सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वुजिन कहता है कि तुम्हारे सभी शैडो सोल्जर्स खुद से सब कुछ कर सकते हैं तो तुम बस इन्हें बेचकर डंजन क्यों नहीं क्लियर करवाते, तुम खुद क्यों आते हो। जिन्हों कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस तरह से उसे बहुत कम पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही इन सब का कोई भरोसा नहीं कि ये कब क्या करने लग जाएं। और साथ ही वुजिन अब जिन्हों से उसकी बहन का हालचाल भी पूछता है कि उसकी तबीयत अब कैसी है। जिन्हों बताता है कि डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने का बोला है और वैसे भी मैंने अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद सोल्जर को उसके पास छोड़ा है उसकी हिफाजत करने के लिए। जिन्हों कहता है कि क्यों ना एक बार मैं खुद देख लूं कि जिना कैसी है। और फिर वो अपनी एक स्किल का यूज करता है जिससे वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर की आंखों में देख सकता है। तो अब वो बीरू की आंखों में झांक कर देखता है कि जिना तो सुकून से सो रही होती है और बीरू यहाँ टीवी पर पुराने जमाने के राजा महाराजा वाले टीवी सीरियल देख रहा होता है। तो इस पर जिन्हों कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए बीरू आजकल इस तरह की अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। खैर, तो इसके बाद वो अपने बाकी सभी शैडो सोल्जर्स की आंखों में भी झांकता है। उसकी माँ बाजार में सब्जी ले रही होती है और हंटर बेक और हंटर चोई हमेशा की तरह लड़ रहे होते हैं। और फिर वो हंटर चाह को देखता है जहाँ वो नहा रही होती है, जिस वजह से जिन्हों जोर से चिल्लाकर अपनी आंखें खोल लेता है और वो मन में सोचने लगता है कि मुझे इसके लिए चाह से
माफी मांगनी चाहिए। तो इसके बाद वूजिन जिन्वू से कहता है कि क्या तुमने आज की न्यूज देखी, जापान के शहर टोक्यो में एक बहुत बड़ा ऐसे रैंक का गेट अपीयर हुआ है और अगर उसे अगले 3 दिन में क्लियर ना किया गया तो वो डंजन ब्रेक हो जाएगा। जिन्वू कहता है कि हाँ, मुझे जापान से कॉल आई थी लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी कुछ जरूरी काम है जो कि मुझे जल्द से जल्द पूरे करने हैं। जिन्वू के हाथ में उस कार्टन एंड टेम्पल की चाबी होती है लेकिन वो उसे अभी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उस पर टाइमर लगा होता है जो कि 26 घंटों बाद खत्म हो जाएगा और फिर वो उस कार्टन एंड टेम्पल में जा पाएगा। जिन्वू मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं वहाँ जाने के बाद मुझे मेरे किन किन सवालों का जवाब मिल पाएगा। तो इसके बाद हम लोग ब्लेड गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर वो लोग यूरी ओरलोफ के पास आ चुके होते हैं और यूरी इनसे कहता है कि मैं हर एक दिन के $10 मिलियन लूंगा और गेट पर एक बैरियर लगा दूंगा जिससे उस गेट के अंदर से कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस पर रेजी कहता है कि एक दिन के $10 मिलियन ये तो बहुत ज्यादा है। जिस पर यूरी कहता है कि अगर तुम्हें अपनी कंट्री को बचाना है तो मुझे इतनी कीमत तो देनी ही पड़ेगी। तो अब रेजी कहता है कि इसकी क्या गारंटी होगी कि तुम्हारा बैरियर सचमुच में काम करेगा। तो अब वो अपनी पावर का एक नमूना दिखाता है और वो एक छोटा सा बैरियर इनके चारों तरफ लगा देता है और ये सभी अपनी फुल पावर यूज करने के बाद भी हिल तक नहीं पाते और ये सभी भी एस रैंक के हंटर्स ही होते हैं और साथ ही इनके पास और कोई चारा भी नहीं होता तो ये लोग इसके लिए मान जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं जिसके हाथ में अब उस कार्टन एंड टेम्पल की चाबी होती है क्योंकि अब उस चाबी का टाइमर खत्म हो चुका है। तो अब इस चाबी को यूज करके उसे एक डंजन की लोकेशन मिलती है जहाँ पर वो डबल डंजन है। हम देखते हैं कि ये डंजन और कहीं नहीं बल्कि जिना के स्कूल में ही होता है और ये डंजन पिछले 3 दिन से खुला हुआ था। तो इस पर जिन्वू कहता है कि मुझे लगा था कि शायद टाइम खत्म होने के साथ ही डंजन अपीयर होगा लेकिन ये नहीं पता था कि डंजन पिछले 3 दिन से खुला हुआ है। अब वो सीधा इस डंजन के अंदर जाने लगता है और ये लड़की से रोकते हुए कहती है कि सर ये गेट तो बस एक सी रैंक का गेट है तो मुझे नहीं लगता कि आपको अंदर जाने की जरूरत है। तो जिन्वू कहता है कि जो भी हंटर्स अंदर गए हुए हैं उन सब की जान खतरे में है तो मुझे जल्द से जल्द अंदर जाकर उन सबको बचाना होगा। और ये कहकर जिन्वू सीधा अंदर चला जाता है। तो फिर हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी हंटर्स उस डबल डंजन के गेट तक आ चुके होते हैं लेकिन वो गेट बंद होता है। जिन्वू इन्हें आकर कहता है कि ये एक ट्रैप है, तुम लोग अंदर मत जाना और इन्हें कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और अब जिन्वू इस गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन ये नहीं खुलता और साथ ही उसे यहाँ पर एक लॉक दिखाई देता है जिसमें जिन्वू वो चाबी लगाता है और वो गेट खुल जाता है। जिन्वू इस गेट में जाने ही लगता है लेकिन तभी ये बंदा कहता है कि मिस्टर जिन्वू, ड्रैगन गिल्ड ने इस डंजन को क्लियर करने का परमिट लिया है तो आप हमें यहाँ से ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तो इस पर जिन्वू कहता है कि तो ठीक है, फिर जिसे अंदर जाना है वो जा सकता है, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन जैसे ही ये बंदा अंदर जाने लगता है तो तभी सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई बिना इन्विटेशन के इस डंजन के अंदर आया है और तभी एक स्टैचू बहुत ज्यादा स्पीड से भागकर इसे मारने के लिए आता है। लेकिन तभी जिन्वू इसे बचा लेता है और कहता है कि देख लिया ना, इस टेम्पल के सभी स्टैचू जिंदा हैं और अभी भी तुम लोगों को अंदर जाना है क्या। लेकिन भाई अब इन सभी की हवा टाइट हो चुकी होती है और जिन्वू अब टेम्पल के अंदर चला जाता है और फिर ये गेट बंद हो जाता है। जिन्वू अब अंदर आ चुका होता है और ये वही टेम्पल है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, मतलब कि जहाँ से जिन्वू को ये सिस्टम मिला था। अंदर आते ही जिन्वू को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ मौजूद बाकी सभी स्टैचूज नकली हैं, मतलब कि कोई है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है और वो समझ आता है कि इन्हें कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो स्टैचू है जिसने अपने हाथ में वो स्टोन पकड़ा हुआ होता है। जिन्वू इसे कहता है कि तो मैं आ गया तो तुम कुछ बोलोगे नहीं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जापान की तरफ जहाँ पर अब यूरी ओरलोफ आ चुका होता है उस ए रैंक गेट को ब्लॉक करने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर मीडिया के बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए। एक बंदा पूछता है कि सर आप अकेले इस एस रैंक के गेट को कैसे ब्लॉक करेंगे। तो इस पर यह काफी शोबाजी करते हुए बताता है कि मैं अपने बैरियर को इस गेट के ऊपर लगा दूंगा और मेरा बैरियर आसपास की सभी चीजों से माना कलेक्ट करके इस गेट को ब्लॉक रखेगा। तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारे माना से भरे हुए ट्रक्स को भी यहाँ लाया होता है। और साथ ही हम यहाँ पर हंटर जिनचुल को भी देखते हैं जहाँ पर उसे कोई कॉल करके बताता है कि उस स्कूल वाले डंजन के अंदर एक डबल डंजन मिला है, जो सुनकर ये काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो इसके बाद फिर से हम टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये स्टैचू इस स्टोन को तोड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जिन्वू कहता है कि तुमने वो स्टोन क्यों तोड़ दिया, उसका कोई भी मतलब नहीं था क्या। जिस पर यह कहता है कि उसका मतलब था लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है। जिन्वू अभी से पूछता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। यह कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। इसका नाम होता है आर्किटेक्ट। और जिन्वू एक बार फिर इससे पूछता है कि तुम कोई मॉन्स्टर हो। जिस पर आर्किटेक्ट इससे ये कहता है कि मुझसे ये सवाल पूछने से पहले तुम खुद से पूछो कि तुम कौन हो। और फिर इसके बाद आर्किटेक्ट यहाँ मौजूद सभी स्टैचूज को कमांड देता है जिन्वू पर अटैक करने की और वो जिन्वू
जिन्वो से कहता है कि ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, अगर तुम इसमें पास हो गए तो मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा। अब जिन्वो भी तैयार हो जाता है इन सभी से लड़ने के लिए और वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है, लेकिन तभी आर्किटेक्ट एक चुटकी बजाकर इसकी शैडो पावर को रोक देता है और कहता है कि तुम इस लड़ाई में चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें बस अपनी पावर से ही इस लड़ाई को जीतना होगा। इसके बाद ये सभी स्टैचूज जिन्वो पर अटैक कर देते हैं और जिन्वो एक स्टैचू की स्वॉर्ड को पकड़कर उसे तोड़ देता है और उसकी स्वॉर्ड सीधा उसके सर में दे मारता है और उसे वहीं मार गिराता है। दूसरा स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से इस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो इसकी कुल्हाड़ी को बस अपने डेगर से ही काट देता है और फिर वो हवा में छलांग लगाकर अपनी दोनों डेगर्स को उसके सर में घुसा देता है। इसी तरह से एक और स्टैचू अपने तीर से जिन्वो पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो इसके तीर को ही पकड़कर उसकी तरफ ही इतनी स्पीड से फेंकता है कि उसके सर के आर पार हो जाता है। ये देखकर अब आर्किटेक्ट भी जिन्वो की तारीफ करने लगता है कि एक इंसान की बॉडी होने के बावजूद भी तुमने काफी पावर गेन कर ली है, लेकिन फिर भी तुम ये टेस्ट पूरा नहीं कर पाओगे। और तब हम देखते हैं कि वो बड़ा वाला स्टैचू भी उड़ जाता है और काफी ज्यादा भयानक स्माइल करते हुए जिन्वो पर अटैक कर देता है। तो इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जापान की हंटर एसोसिएशन का गिल्ड मास्टर चेयरमैन गोगन इसे मिलने आता है। असल में वो यहाँ पर इनकी हेल्प मांगने आया था कि वो लोग जिन्वो को उनके देश में भेजकर वहाँ पर हाल ही में खुले एस रैंक डंजन को क्लियर करवा सके। तो इस पर गनी कहता है कि वो जिन्वो से इस बारे में बात करेगा, हो सकता है कि वो इनकी हेल्प करने के लिए मान जाए। खैर, तो इसके बाद हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ जिन्वो अभी भी उन सभी स्टैचू से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी ये बड़ा वाला स्टैचू जिन्वो पर लेजर अटैक कर देता है, जिस पर जिन्वो अपनी कमांडर टच वाली पावर का यूज करके कुछ स्टैचूज को उठाकर अपने सामने ले आता है, जिस वजह से वो बच जाता है, क्योंकि अगर इसका लेजर अटैक जरा सा भी जिन्वो को लग जाता तो उसका काम तमाम हो सकता था। लेकिन भाई ऐसे कैसे, इतनी आसानी से हमारा जिन्वो थोड़ी ना हारने वाला है। खैर, तो अब जिन्वो कहता है कि उसे सबसे पहले इस बड़े वाले स्टैचू का कुछ करना होगा, वरना ये उसके लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन तभी फिर से ये स्टैचू जिन्वो पर लेजर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो अपनी स्पीड और डोमिनेटर पावर का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा इसके फेस पर डीमन किंग की डैगर से अटैक कर देता है। वो इसके फेस पर मल्टीपल अटैक्स करता जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि इतने सारे अटैक्स करने के बावजूद भी इसे कुछ खरोचे ही आती हैं, जिस पर यह स्टैचू फिर से अपनी भयानक स्माइल करने लगता है। लेकिन इसके बाद जिन्वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इसे एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है, जिस वजह से भाई इसका पूरा जबड़ा ही टूट जाता है, जो देखकर अब आर्किटेक्ट भी जिन्वो की तारीफ करने लगता है कि ये तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लगता नहीं था कि एक इंसान इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वो एक के बाद एक पंचेस मारता जाता है इसे और कहता है कि अब मैं दिखाऊंगा कि 103 लेवल की पावर क्या होती है, और यह कहकर अब वो एक फाइनल ब्लो करता है और इसे सीधा जमीन पर गिरा देता है, और साथ ही वो बाकी के सभी छोटे मोटे स्टैचूज को भी अपनी डोमिनेटर पावर का यूज करके जमीन पर गिरा देता है। और अब जिन्वो आर्किटेक्ट से कहता है कि मैंने तुम्हारे सभी स्टैचूज को हरा दिया है, तो चलो मुझे मेरे सभी सवालों का जवाब दो। आर्किटेक्ट ताली बजाते हुए कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन तुम्हारा टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब तुम्हें मुझे हराना होगा। तभी जिन्वो के पोर्टल में भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगर उसने अगले 10 मिनट में इसे नहीं हराया तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। तो जिन्वो अब आर्किटेक्ट से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर ये बताता है कि मैं इस गेम का डिजाइनर हूँ, जिसने ये पूरा गेम डिजाइन किया है। तो तभी हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हंटर जिनचुर अपनी स्क्वाड के साथ डंजन के बाहर आ चुका होता है। वो लोग भी इस गेट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जिनचुर को इस डंजन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना पावर फील होती है, जैसा कि वो अंदर जाते ही मारा जाएगा। तो जिस वजह से उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो पूछने लगता है कि उनके आसपास कोई बड़ी गिल्ड नहीं है क्या। तो उसे बताया जाता है कि हंटर चोई की गिल्ड को इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। जिसके बाद हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्किटेक्ट ने अपने विंग्स को अपने 6 हाथों में कन्वर्ट कर लिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर जिन्वो पर अटैक कर देता है। वो बस एक ही पंच मारकर जिन्वो को सीधा जमीन में धसा देता है, जिस वजह से उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो फिर से जिन्वो पर अटैक करने लगता है। लेकिन किसी तरह से जिन्वो खुद को बचा लेता है और काउंटर अटैक करता है और आर्किटेक्ट को दूर कर देता है, जिस वजह से अब आर्किटेक्ट जिन्वो की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे एक इंसान से लड़ने में इतना मजा आएगा, क्योंकि उसने कभी भी इंसानों को इस लायक ही नहीं समझा कि कोई इंसान भी भला उससे लड़ सकता है। जिन्वो भी सोचता है कि इसने मुझे तब यहाँ इनवाइट किया जब मेरा लेवल 101 था। इसे लगता है कि शायद ये मुझे आसानी से हरा सकता है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं इसे हरा कर रहूंगा। और जिन्वो फिर से आर्किटेक्ट से सवाल पूछता है कि तुमने ये सिस्टम क्यों बनाया है और मुझे ही इस सिस्टम का प्लेयर क्यों चुना। तो इस पर यह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम शायद मुझे मार दोगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें जो भी सवालों का जवाब मिलना है वो सब पहले से ही तय है, जब से ये गेम बनी है तब से। ये कहकर अब वो फिर से जिन्वो पर अटैक करना शुरू कर देता है और जिन्वो कोशिश करता है कि वो जितना हो सके इसे दूर रहे, क्योंकि 6 हाथ होने की वजह से इसे
क्लोज कॉम्बैट में हराना जिन्वो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अब आर्किटेक्ट अपने सभी हाथों में एक एक वेपन पकड़ लेता है और इसे पूछता है कि आखिर तुमने ये सिस्टम किस तरह से बनाया और तुमने ये सब पावर मुझे ही क्यों दी। तो इस पर आर्किटेक्ट बताता है कि मैंने तुम्हें ये पावर्स नहीं दी, बल्कि मैं तो इस आइडिया के ही खिलाफ था। और साथ ही वो कहता है कि मैं तो बस इस गेम का डिजाइनर हूँ और मेरा डिजाइन परफेक्ट है। और ये कहकर अब वो फिर से अटैक करना शुरू कर देता है और जिन्वो पर बहुत सारे अटैक्स करता जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद जिन्वो इसे कभी भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन तभी अचानक से जिन्वो में एक अलग पावर आ जाती है और उसके सभी सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो जाते हैं और वो उसके सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर पा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिन्वो को एक नई पावर मिल गई हो, जो देखकर अब ये भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो इसके सभी अटैक्स को डॉज कैसे कर पा रहा है। तभी जिन्वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसके एक हाथ को ही काट देता है। आर्किटेक्ट कहता है कि वो तो एक नकली बॉडी के अंदर है, लेकिन फिर भी उसे दर्द क्यों फील हो रहा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए अपने सभी स्टैचूज को जिन्वो पर अटैक करने का कमांड देता है। लेकिन जिन्वो अपनी कमांडर अथॉरिटी वाली पावर का यूज करके सभी को नीचे गिरा देता है। जिन्वो बहुत ज्यादा स्पीड से भागता हुआ जाता है आर्किटेक्ट पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी उसके सामने वही शील्ड वाला स्टैचू आ जाता है जिसने पहले जिन्वो के पैर को अपने शील्ड से काटा था। लेकिन इस बार जिन्वो बस अपनी गोली मारकर ही इसकी शील्ड को तोड़ देता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से आर्किटेक्ट के सभी हाथों को काट देता है और एक मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिस वजह से अब आर्किटेक्ट भी हार मान लेता है। हम देखते हैं कि जिन्वो को इसे हराने के लिए 10 मिनट दिए गए थे, लेकिन जिन्वो ने इसे बस 8 मिनट के अंदर ही हरा दिया था। अब जिन्वो फिर से इसे पूछता है कि मुझे सब कुछ बताओ, जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हारे ही अंदर है और ये बस तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें इन सवालों का जवाब चाहिए या नहीं। और तभी जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जो भी डेटा उसके अंदर स्टोर है क्या वो उसे देखना चाहता है या नहीं। तो जिन्वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वो एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर हमें ये तो साफ साफ पता चल रहा होता है कि ये अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो हवा में तैर रहा होता है और उसके नीचे हजारों लाखों मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनमें आइस एल्फ्स, गोब्लिन्स, हाई ऑर्क्स और डीमंस होते हैं, जो कि ऊपर आसमान में देख रहे थे। हम देखते हैं कि आसमान में भी किसी तरह के पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे एंजल्स टाइप मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और फिर शुरू होता है इन सभी एंजल्स और मॉन्स्टर्स के बीच में एक महायुद्ध। हम देखते हैं कि ये सभी एंजल्स इन सभी मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मार रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सभी बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक शैडो मोनार्क की, जो कि कहता है राइज, और ये कहकर वो यहाँ मौजूद सभी डेड मॉन्स्टर्स को अपनी शैडो आर्मी बना लेता है। ये सभी शैडो सोल्जर्स लाखों में होते हैं, जो देखकर जिन्वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि इसके सामने तो उसकी पावर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन्वो तो बस कुछ ही शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है, लेकिन इसने तो हजारों लाखों मॉन्स्टर्स को समन कर लिया है। जिसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में जंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ये सभी मॉन्स्टर्स जीत रहे होते हैं, क्योंकि अब वो सभी शैडो सोल्जर्स बन चुके हैं और मरने के बाद भी वो दोबारा से रीजेनरेट हो जाते हैं। तो इस वजह से वो इन सभी एंजल्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और तभी हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब ये सभी हंटर्स भी डबल डंजन में आ चुके होते हैं, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और जिनचुल कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो सभी कहानियां सच थी जो कि स्टैचू ऑफ गॉड के बारे में बताई गई थी। आर्किटेक्ट ने देखकर कहता है कि ये तो एक और सरप्राइज है मेरे लिए। और इससे बात करता हुआ देखकर इन सभी लोगों की फट जाती है, क्योंकि भाई आज से पहले इन लोगों ने कभी भी किसी मॉन्स्टर को बात करते हुए नहीं देखा होता। ये देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये बंदा कहता है कि मेरे कान बज रहे हैं या फिर ये स्टैचू सच में बात कर रहा है। तो इस पर आर्किटेक्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर इस बंदे को बस एक ही अटैक में मार गिराता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राजा की नींद खराब करने की। ये लोग देखते हैं कि वहाँ जिन्वो खड़ा होता है जो कि सो रहा था, जिसके बाद बाकी सभी स्टैचूज भी खड़े हो जाते हैं और इन सभी पर अटैक कर देते हैं। आर्किटेक्ट कहता है कि तुम में से जो भी जिंदा बचा उसे राजा का पुनर्जन्म देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तभी ये बड़ा वाला स्टैचू भी उठकर अपनी आंखों से सीधा लेजर अटैक कर देता है इन लोगों पर, लेकिन हंटर चोई अपनी फायर अटैक से इसे काउंटर कर लेता है। और तभी हंटर जिनचुल भी बहुत ही ज्यादा स्पीड से एक स्टैचू को बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है, लेकिन इसे तो एक खरोच तक नहीं आती। ये सभी मिलकर भी इन स्टैचूज का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते। और हंटर चोई हंटर चा से कहता है कि वो जल्द से जल्द जाकर जिन्वो को जगाए, क्योंकि अब वही है जो कि इन्हें बचा सकता है। हंटर चा अपनी फुल स्पीड से जाती है जिन्वो को जगाने के लिए, लेकिन तभी आर्किटेक्ट बीच में आ जाता है और हंटर चा पर अटैक कर देता है। तभी फिर से हम जिन्वो के सपने को देखते हैं, जहाँ पर शैडो मोनार्क और उसकी आर्मी जीत रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर दो और पोर्टल खुलते हैं। एक पोर्टल से डीमन की सेना बाहर आती है, जिसका लीडर होता है डीमन किंग, और दूसरे पोर्टल से भेड़ियों की सेना बाहर आती है, जिसका लीडर ये बड़ा वाला भेड़िया होता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि ये दोनों
दोनों मॉन्स्टर्स की सेना मिलकर शैडो मोनार्क पर ही अटैक कर देती है, जो देखकर अब जिन्वो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये सभी मॉन्स्टर शैडो मोनार्क पर क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो उसकी साइड पर होना चाहिए था। और हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लड़ने के बाद आखिरकार शैडो मोनार्क इन्हें हरा ही देता है और वो डीमंस के लीडर से कहता है कि हमारे पास अच्छा मौका था इस जंग को एक साथ मिलकर खत्म करने का, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जिस पर यह डीमन किंग हंसने लगता है और कुछ कहता है जो कि हमें बिल्कुल भी बताया नहीं जाता, जिस पर शैडो मोनार्क डीमन किंग को गर्दन से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी डीमन किंग अपना मास्क उतारकर उसे फेंकता है, जिस वजह से शैडो मोनार्क उसे छोड़ देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी इसे कहीं देखा होता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग बारान होता है, जिसे जिन्वो ने उस डीमन कैसल में मार दिया था, लेकिन वो बस उसका क्लोन होता है और असली बारान ये है। तभी हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क की बॉडी में अब जिन्वो आ चुका होता है और उसे पता भी नहीं चला कि ये सब कब हुआ। हम देखते हैं कि अब जिन्वो के सीने में दो दिल धड़क रहे होते हैं, एक तो उसका अपना दिल होता है और दूसरा काला दिल होता है जो कि इस शैडो मोनार्क का होता है। तभी उसका सपना भी यहाँ पर एंड हो जाता है, जिसके बाद हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्किटेक्ट हंटर चा को मारने वाला होता है कि तभी वो जिन्वो के शैडो सोल्जर को देखता है जो कि हंटर चा के साथ अटैच था, जिसे देखकर आर्किटेक्ट हंटर चा से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा जिन्वो से क्या रिलेशनशिप है। जिस पर हंटर चा कहती है कि हम सब उसके दोस्त हैं, जो सुनकर ये कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ एक महान शैडो सोल्जर को इस दुनिया में आते हुए देखने का, लेकिन बाकी सभी लोगों को यहीं मरना होगा। तभी जिन्वो कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा और ये कहकर वो आर्किटेक्ट को एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है और उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है और इसे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है, जो देखकर अब आर्किटेक्ट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि तुम तो राजा नहीं हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, भला तुम ब्लैक हार्ट के साथ भी जिंदा कैसे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो देखकर अब जिन्वो को भी समझ में आ जाता है कि अचानक से उसकी माना पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है और ये सब उस ब्लैक हार्ट की वजह से हुआ है और अब उसकी माना पावर 1 लाख से भी बढ़ चुकी है। आर्किटेक्ट का रिएक्शन देखकर जिन्वो को ये तो समझ में आ जाता है कि ये जो ब्लैक हार्ट है ये उसे इसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं मिला और साथ ही उसे उस सपने में भी इसके सवालों का कुछ खास जवाब नहीं मिला, जिस वजह से अब आर्किटेक्ट जिन्वो की सभी पावर्स को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस पूरे सिस्टम का पासवर्ड ही चेंज कर दिया हो। जिसके बाद अब जिन्वो इसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से मार देता है और फिर ये सभी लोग इस डंजन से बाहर आ जाते हैं और इन सब हंटर्स की इतनी बुरी हालत को देखकर बाहर मौजूद सभी हंटर्स काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर एक ई रैंक डंजन में ऐसा क्या हुआ कि हमारे एलीट क्लास हंटर का ये हाल हो गया है। हम देखते हैं कि तकरीबन 20 हंटर मारे गए होते हैं और बाकी सभी हंटर्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। खैर तो अब हंटर चोई जिन्वो से पूछने लगता है कि आपको कैसे पता चला कि इस डंजन के अंदर डबल डंजन का गेट है। जिन्वो इसे कहता है कि उसे इन्विटेशन मिली थी इस डबल डंजन में जाने की। हंटर चोई कहता है कि क्या वो इन्विटेशन मैं भी देख सकता हूँ। इस पर जिन्वो कहता है कि नहीं, क्योंकि वो बस मेरे दिमाग में है तो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जिस पर चोई कहता है कि भाई जिन्वो को समझना तो सचमुच में काफी ज्यादा मुश्किल चीज है। खैर तो अब हम यहाँ पर हंटर चाओ को भी देखते हैं जो कि जिन्वो का हालचाल पूछने लगती है कि जिन्वो क्या तुम ठीक तो हो ना और तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। जिन्वो कहता है कि अरे हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था इस वजह से। तो इसके बाद हम जापान का सीन देखते हैं जहाँ पर अब यूरी ओरलोफ आ चुका होता है इस एसरंग गेट को बंद करने के लिए, जिस वजह से यहाँ पर 2 लाख टन माना क्रिस्टल्स भी लाए जाते हैं क्योंकि यूरी ओरलोफ अपनी पावर से इस गेट के बाहर एक बैरियर बना देगा और इसका ये बैरियर अपने आसपास के माना क्रिस्टल से माना पावर कलेक्ट करके इस गेट को बंद रखेगा। तभी यूरी ओरलोफ को दूर कहीं काफी ज्यादा खतरनाक माना पावर महसूस होती है और वो कहता है कि तुम कौन हो और हिम्मत है तो सामने आओ। जिस पर ये बंदा कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि वहाँ पर कोई है। तो यूरी कहता है कि हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो इंसान है या कुछ और। जिसके बाद दूर खड़े हम इस बंदे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन्वो का फादर ही होता है और वो कहता है कि तो आखिरकार इसकी शुरुआत हो ही चुकी है। खैर तो अब यूरी अपने बैरियर को लगाने जा रहा होता है और कहता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं इस दुनिया का सबसे पहला हंटर बन जाऊंगा जिसने अकेले ही एक एसरंग गेट को बंद कर दिया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि तभी ये डंजन ब्रेक हो जाता है और यहाँ से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है जिसे देखिए सभी लोग कहते हैं कि क्या ये इस डंजन का बॉस है और ये इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया। यूरी ओरलोफ कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इस
डंजन का बॉस है, लेकिन फिर भी इसे रोकना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। और ये क्या कर वो अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और इस डंजन के गेट पर लगा देता है, जिसे ये मॉन्स्टर अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे नहीं तोड़ पाता, जिस वजह से यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देखा ना, मेरे बैरियर को कोई भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के पीछे से एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और वो बस एक ही वार करके इसके बैरियर को तोड़ देता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जिन्मू को देखते हैं, जो कि अब होश में आ चुका होता है और हंटर वुजिनवी से मिलने के लिए आता है और इसे बताता है कि वो पिछले 3 दिन से बेहोश था। जो सुन जिन्मू कहता है कि क्या सच में मैं 3 दिन से सो रहा था? तो उस एस रंग वाले गेट का क्या हुआ जो कि जापान में खुला था? वुजिन से कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वहाँ पर काफी सारे हंटर हैं जो कि उसे देख लेंगे। तो तभी सीन शिफ्ट हो जाता है म्यूंगन नाम के इस बंदे की तरफ, जो कि और कोई नहीं बल्कि हंटर वुजिन का फादर होता है। हम देखते हैं कि वो पिछले 30 घंटों से अपने ऑफिस में ही सो रहा था। उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि सर, अगर आप जल्दी नहीं जागते तो हम लोग आपको हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे। हमें पता चलता है कि म्यूंगन को भी इंटरनल स्लम्बर नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान हमेशा के लिए ही सोता रहता है। और इसका असिस्टेंट इसे रिपोर्ट्स वगैरह दिखाते हुए बताता है कि कैसी सेम बीमारी एक और शख्स को भी हुई थी, जो कि अभी ठीक हो गई है, और वो और कोई नहीं बल्कि हंटर संग जिन्मू की मदर थी। जो सुनकर म्यूंगन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जिन्मू के पास इस बीमारी का जरूर कोई ना कोई हल होगा। खैर, तभी हम जापान का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये जायंट इस बैरियर को तोड़कर यहाँ से बाहर आ जाता है और सीधा ही यूरी ओरलोफ को उठाकर इसे खा लेता है। जिसके बाद अब बाकी सभी जायंट्स भी डंजन से बाहर आ जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। ये लोग इन सभी जायंट्स पर रॉकेट और मिसाइल्स वगैरह से अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इन सभी अटैक्स का इन पर जरा भी असर नहीं होता, जो कि हमें पहले ही पता है कि कोई भी इंसानी वेपन से इन सभी मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी यूजलेस होता है। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जापान के कुछ ऐसे हंटर्स भी मौजूद होते हैं जो कि इन सभी जायंट्स से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन भाई, ये सभी जायंट्स इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं कि इनके आगे ये सभी ऐसे रैंक हंटर्स भी कुछ नहीं कर पाते और ये सभी मॉन्स्टर हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं। अगर इन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो कुछ ही टाइम के अंदर अंदर ये पूरे जापान को ही तबाह कर देंगे और फिर पूरा एशिया ही खतरे में पड़ सकता है। हम देखते हैं कि जिन्मू भी अपने घर में बैठकर टीवी पर ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो जीजू आइलैंड की तरह फिर से पूरा एशिया ही खतरे में पड़ सकता है। तभी जिन्मू की सिस्टर यहाँ पर आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी, और वह जिन्मू को वहाँ जाने से रोकती है और जिन्मू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। जिसके बाद अब जिन्मू एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और वो बीरू को समन कर लेता है और उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें जिना की हिफाजत करने के लिए छोड़ा था ना, लेकिन तुम्हारा ध्यान आजकल टीवी शोज की तरफ ज्यादा है। जो सुन अब बीरू थोड़ा सा शर्माने लगता है कि अरे मास्टर, वो तो मैं ऐसे ही कभी कभार देख लेता हूँ बस। खैर, जिन्मू से पूछता है कि तो बताओ जिना की तबीयत अब कैसी है। बीरू से बताता है कि उस हादसे की वजह से वो अभी भी काफी ज्यादा सदमे में है और काफी ज्यादा डरी हुई है। जो सुन जिन्मू सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए या फिर उसे जापान चले जाना चाहिए। और तभी यहाँ पर एक गाड़ी आकर जिन्मू को म्यूंगन के ऑफिस ले जाती है, जहाँ पर अब म्यूंगन जिन्मू से हेलो हाय करता है और फिर वो उसे एक ब्लैंक चेक देते हुए कहता है कि देखो जिन्मू, मैं घमंडी या एरोगेंट इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ और साथ ही मुझे ये भी पता है कि हम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल कर लो तो। अब जिन्मू से पूछता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए, जिस पर यह कहता है कि मुझे भी वही बीमारी है जो कि तुम्हारी मदर को थी। जो सुनकर अब जिन्मू भी काफी चौंक जाता है और कहता है कि इस बारे में वुजिन को भी पता है या नहीं। ये कहता है कि नहीं, तुम्हें मिलाकर टोटल 4 लोगों को ही पता है। तो अब म्यूंगन कहता है कि उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि इस दुनिया में बस एक ही ऐसा इंसान है जो कि इस बीमारी से बच पाया है और वो है तुम्हारी मदर। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ कि तुमने अपनी मदर को कैसे ठीक किया। जिन्मू अब थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर वो इस चेक को वापस करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी मदर कैसे ठीक हुई। म्यूंगन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जिन्मू यहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि भले ये बंदा वुजिन के फादर हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे ठीक से नहीं जानता तो मैं इसे कुछ भी नहीं बता सकता। और वैसे भी मेरे पास एलेक्सर ऑफ लाइफ की बस 3 बोतल्स ही बची हैं, तो मुझे उसे बहुत ज्यादा देखभाल के यूज करना होगा। जिसके बाद हम फिर से जापान का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन सभी जायंट्स ने तबाही मचा रखी होती है और उन्हें रोकना इन सभी के लिए नामुमकिन हो चुका होता है। ये सभी जायंट्स इन सभी बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ रहे होते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होता जो कि इन्हें रोक सके। हम देखते हैं कि इस डंजन के गेट के बाहर इस डंजन का बॉस बैठा होता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा होता है। और साथ ही हम जापान के न्यूज रिपोर्टर्स को भी देखते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर से ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और ये न्यूज पूरी दुनिया में दिखाई जा रही होती है।
जिसके बाद अब हम फिर से जिनवू को देखते हैं जो कि हंटर वूजिन से कहता है कि उसने ये फैसला कर लिया है कि वो जापान जाएगा। जिस पर वूजिन इस पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है ना वहाँ पर कितना बड़ा खतरा है। ये जीजू आइलैंड की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। जिनवू कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन सोचो कि अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो हमारी गिल्ड का नाम पूरी दुनिया में ही रोशन हो जाएगा। तो अब वूजिन भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और साथ ही वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने हमारी सभी पुरानी रेड्स की न्यूज देखी है और तुमने वहाँ पे कुछ नोटिस किया है। जिनवू कहता है कि नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर भाई वूजिन रोते हुए कहता है कि किसी एक आर्टिकल में भी उसकी पिक्चर नहीं छपी है, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि उसे तो कोई जानता तक नहीं है और इसीलिए वो उसके साथ जाएगा ताकि उसका भी थोड़ा सा नाम रोशन हो। जिस पर जिनवू कहता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं पहले थोड़ी ना वहाँ जाने वाला हूँ। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर अब जिनवू सोच रहा होता है कि भले ही अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट भी जिनवू के जितना ही पावरफुल था। जिनवू अब अपने घर आ चुका होता है और उसकी मदर उसे वेलकम करती है और उसके लिए खाना लगाती है। और खाना खाते हुए भी वो यही सोच रहा होता है कि बहुत सारे लोग उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हैं, तो अगर उन्हें भी उनसे ज्यादा पावरफुल बनना है तो उसे अपने लेवल को अप करते रहना होगा, तो इसलिए उसे उस जंग के मैदान में जाना ही पड़ेगा। तो अब जिनवू अपना माइंड बना लेता है कि वो वहाँ जाएगा। वो अपनी मदर से कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा, जो सुन उसकी मदर भी समझ आती है कि वो जापान जाने की बात कर रहा है। और साथ ही जिनवू जिना के कमरे में भी आता है और उसे भी बताता है कि वो भी जापान जाने वाला है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जिंदा वापस आऊंगा। तो इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अब जिनवू और वूजिन दोनों ही जापान आ चुके होते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि ये जायंट सभी जगह अपना कहर बरसा रहे होते हैं और भाई उन्होंने पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। मिलिट्री वाले बच्चे कुछ लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी इनके सामने भी एक बहुत बड़ा जायंट आ जाता है और वो इन सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी जिनवू का एक शैडो सोल्जर काफी ज्यादा स्पीड से आकर बस एक ही अटैक करके इसे दूर गिरा देता है। हम देखते हैं कि जिनवू भी अब जंग के मैदान में आ चुका होता है और वो अपने सभी शैडो सोल्जर्स को भी समन कर लेता है और इन सभी जायंट्स पर अटैक कर देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है यूएसए की तरफ, जहां हम देखते हैं कि ये सभी हंटर जिनवू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने जापान जाकर बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि लेडी सेलेंडर ने उसकी पावर को अपग्रेड नहीं किया था, तो वो वहाँ बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा और बहुत जल्द मारा जाएगा। ये बंदा कहता है कि जिनवू को अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और मैं तो अपनी यार तक दाव पर लगा सकता हूँ कि वो एक दिन के अंदर अंदर ही मारा जाएगा। दूसरा बंदा कहता है कि मैं अपना घर दाव पर लगाने को तैयार हूँ कि जिनवू 2 दिन में मारा जाएगा। तभी इनके पीछे बैठा ये बंदा कहता है कि मैं अपनी पूरी बिल्डिंग दाव पर लगाता हूँ कि वो जिंदा बच जाएगा। हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि यूएसए का सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर यानी कि नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंड्रे होता है। वो इनसे कहता है कि तुम्हें जिनवू की फिक्र छोड़कर अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी कल एस रैंक का डंजन ब्रेक होने वाला है। जिसके बाद हम फिर से जापान का सीन देखते हैं जहाँ पर अब जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स ने इन जायंट्स की बैंड बजा रखी होती है। ये सभी एंट्स तो एक जायंट को जिंदा ही खाने लगती हैं, जो देखिए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। भाई उन्होंने सभी जायंट्स को बड़ी ही आसानी से मारना काटना शुरू कर दिया है। तभी एक जायंट इस लड़की पर अटैक कर देता है जिसे इग्रिस बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसके हाथ को ही काट देता है और तभी टैंक इसके सर पर अपना हथौड़ा मारकर इसे वहीं मार गिराता है। हम देखते हैं कि जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स के आगे ये सभी जायंट्स भी पावरलेस लग रहे होते हैं और तभी वो कहता है अराइज और फिर वो इन सभी मरे हुए जायंट्स को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। तो इसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जो कि मात्सुमोटो को बताता है कि जिनवू ने नागोया सिटी को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है और साथ ही बाकी सभी लोग भी बताने लगते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी सभी सिटीज भी रिकवर हो रही हैं। मतलब कि जिनवू और उसकी सेना सभी जायंट्स का सफाया करती जा रही है। और भाई ये सब सुनकर ना तो मात्सुमोटो की हालत ही खराब ही पड़ी होती है। मतलब कि भाई एक अकेला इंसान एक ऐसे डंजन के जायंट्स को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। तभी से यहाँ पर अपने गिल्ड के एस रैंक हंटर यानी कि गोतो रियोजी की बात याद आती है। जिनवू कोई साधारण हंटर नहीं है क्योंकि उसने उसकी आंखों में वो पावर देखी है जो कि किसी के भी पास नहीं है। तो भाई ये सब देखकर तो अब मात्सुमोटो को भी जिनवू की पावर का अंदाजा हो जाता है कि आखिर जिनवू क्या कर सकता है और वो अकेला ही एक पूरी गिल्ड के बराबर जितना पावरफुल है या फिर उससे भी ज्यादा।
खैर तो इसके बाद हम फिर से जिन्वू को देखते हैं, जहाँ वो फिर से काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता भाई कि आखिर वो इतने सारे जायंट्स को क्या नाम देगा। तो इसलिए भाई वो इन्हें नाम्स के बजाय नंबर दे देता है, जैसे कि नंबर 1, 2, 3 एंड 4। और जैसे जैसे और जायंट्स जुड़ते जाएंगे नंबर्स कंटिन्यू होते जाएंगे। जिन्वू यह कहता है कि अभी तक तो सब कुछ काफी ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन चीजें आगे जाकर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक सब कुछ जिन्वू के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। मतलब कि उसने पूरे जापान में अपने हंटर्स को छोड़ा होता है और वो सभी जायंट्स को मारकर सभी लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे होते हैं। और अगर कोई शैडो सोल्जर डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो वो दोबारा से रिकवर हो जाता है। तो अभी तक सब कुछ जिन्वू के कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है कि इस बड़े वाले डंजन ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर और भी काफी सारे छोटे छोटे डंजन्स खुलना शुरू हो गए थे। तो जिसके बाद हम यहाँ पर जापानीज हंटर हानेकावा को देखते हैं, जो कि जिन्वू को बताती है कि यहाँ टोक्यो में उसके अलावा और कोई भी हंटर जिंदा नहीं बच पाया। ये कहती है कि हम तो उन जायंट्स को यहाँ रोक भी नहीं पाए और वो सब पूरे जापान में फैल गए थे। हमें पता चलता है कि यहाँ पे टोटल 32 जायंट डंजन से बाहर आए थे, जिन्हें वो सभी हंटर्स रोक नहीं पाए और वो सभी पूरे जापान में फैल गए। और यहाँ तक कि एक जायंट तो ओशन क्रॉस करके चाइना पहुंच गया था। लेकिन जिन्वू के आने के बाद वो सभी जायंट्स मर चुके हैं और बस एक जायंट ही जिंदा है, जो कि इस डंजन का बॉस है। जिन्वू यह नोट करता है कि ये पूरी टोक्यो सिटी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और इसका जो व्यू होता है ना, वो बिल्कुल डीमन कैसल के व्यू की तरह लग रहा होता है, जहाँ पर उसने डीमन और बारान को हराया था। मतलब कि यहाँ का सीन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि वहाँ पर था। तो इस पर जिन्वू सोचता है कि आखिर सिस्टम उसे दिखाना क्या चाहता है। अगर डीमन कैसल में दिखाए जाने वाला जो व्यू था वो बिल्कुल टोक्यो सिटी की तरह ही था, तो इसका मतलब ये है कि बाकी सभी के जो इवेंट्स थे वो सभी भी रिपीट होंगे। तो इसलिए मुझे खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। जिसके बाद अब जिन्वू जाने लगता है उस बॉस से फाइट करने के लिए, जिस पर हानेकावा कहती है कि आप अकेले जाएंगे, आपके शैडो सोल्जर्स कहाँ पर हैं? तो जिन्वू कहता है कि वो अकेला नहीं है बल्कि वो सब यहीं पर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सभी शैडो सोल्जर्स यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी यहाँ पर आ चुकी होती है। और जिन्वू अब यहाँ पर वुजिन से हानेकावा को यहाँ से ले जाने का कहता है और वो दोनों अब यहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद अब जिन्वू कहता है अराइस, और वो अब बाकी सभी मरे हुए जायंट्स को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी आर्मी को बॉस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी टूट पड़ती है उस पर और ये बस एक स्लैश करके इन सभी को काफी दूर उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं कि टस्क अपनी मैजिकल पावर का यूज करके सीधा इस पर फायर अटैक करता है, जिसे ये बड़ी आसानी से रोक लेता है। तभी वजह से दूसरा शैडो सोल्जर भी इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इसे भी ये डॉज कर लेता है। जिसके बाद ग्रीस की बहुत सारी चींटियां भी इसके ऊपर चढ़ने लगती हैं। मतलब कि भाई ये पूरी तरह से गिर चुका होता है, लेकिन तभी ये जमीन पर एक जोरदार पंच मारकर सभी को दूर उड़ा देता है। जो देख जिन्वू कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये बॉस काफी ज्यादा पावरफुल होगा। हम देखते हैं कि बीरू और इग्रिस दोनों जिन्वू के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि जिन्वू ने अभी उन्हें फाइट करने से रोक रखा होता है। लेकिन इसके बाद अब ड्रैगन और टस दोनों एक साथ मिलकर इस पर अटैक करते हैं और दूसरी तरफ से बीरू और इग्रिस भी इस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन भैया इन सभी के अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन तभी जिन्वू मौके का फायदा उठाते हुए सीधा इसकी आंख पर अटैक कर देता है, जिस वजह से ये भाई डॉज भी नहीं कर पाता और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो इसके बाद अब जिन्वू, बीरू और इग्रिस तीनों इस पर काफी सारे अटैक्स करते जाते हैं और फिर जिन्वू अकेला बहुत ज्यादा स्पीड से इसके पूरे फेस पर अपनी डेगर से बहुत सारे वार करता जाता है और इसकी वाट लगा देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और जिन्वू इसे भी हरा देता है। जिसके बाद अब जिन्वू का जो लेवल होता है वो अप हो जाता है, उसके पास नोटिफिकेशन आता है इसका। तो तभी यहाँ पर वुजिन आ जाता है, जो कि जिन्वू से कहता है कि अरे वाह सर, आपने तो बॉस को हरा दिया है। जिन्वू कहता है कि नहीं, अभी तक मैंने उसे नहीं हराया, क्योंकि अभी तक मेरे पास बॉस को डिफीट करने का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो तभी हम देखते हैं कि भाई अचानक से ये डंजन इस जायंट बॉस के मानव को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस वजह से भाई अब जिन्वू खुद डंजन के अंदर चला जाता है सब देखने के लिए। तो अंदर जाते ही उसे किसी के हंसने की आवाज आती है, जो कि एक बहुत बड़ा जायंट होता है जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था। वो कह रहा होता है कि मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो इन जंजीरों से। मुझे रूलर्स के बारे में सब कुछ पता है, वो आखिर क्या करना चाहते हैं। तो जब वो जिन्वू को देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम कौन हो? तुम तो वो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। जिन्वू कहता है कि क्या तुम्हें उन रूलर्स ने यहाँ पर बांध रखा है, तुम जिनके बारे में बात कर रहे थे? तो आखिर ये रूलर्स है कौन, बताओ मुझे। ये बताता है कि वो असल में मोनार्क्स के पुराने दुश्मन हैं। जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि तो क्या वो मेरे भी दुश्मन होंगे या नहीं। जायंट कहता है कि हाँ, मैं खुद भी एक मोनार्क हूँ और सारे मोनार्क और रूलर सब तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन अभी तुम उतने पावरफुल नहीं हुए कि तुम अकेले उन सब का सामना कर पाओ, तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। तो चलो मुझे आजाद करो।
जिन्वो कहता है कि आखिर तुम एक इंसान की हेल्प क्यों करोगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ये कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा। जिसके बाद अब जिन्वो के सामने एक पोर्टल पर नोटिफिकेशन शो होता है जिस पर लिखा होता है कि द किंग ऑफ द जायंट ने आपको ट्रस्ट एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट की है। मतलब कि भाई वो इसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई जो भी ये बोलेगा वो बिल्कुल सच बोलेगा। तो जिन्वो इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जायंट जो है वो जिन्वो से झूठ नहीं बोल सकता। तो अब जिन्वो कहता है कि तो चलो मुझे बताओ आखिर तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे और मेरे साथ कैसे रहोगे, क्योंकि बाकी मेरे सभी शैडो सोल्जर्स मेरे साथ रहते हैं। तो इस पर ये कहता है कि तुम उन डेंजन्स ऑफ चाओस की बात कर रहे हो क्या? तो अब ये जो डीमंस ऑफ किंग होता है मतलब असल में ये एक मोनार्क होता है। तो अब ये जो मोनार्क होता है और ये बताता है कि गेट से निकलने वाले मॉन्स्टर्स असल में मोनार्क्स के बराबर नहीं होते। ये सिर्फ उनकी फौज के आम सिपाही होते हैं जो पुरानी जंग में रूलर से हार गए थे। हारने के बाद ये हजारों सालों तक कैद रहे, जिस वजह से इनकी अपनी सोचने और पहचानने की सलाहियत खत्म हो गई है। इसीलिए आज ये सिर्फ बेकाबू और खतरनाक मॉन्स्टर्स की तरह नजर आते हैं, जबकि असली मोनार्क्स उन सब के किंग हैं और उनसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हैं। जिन्वो पूछता है कि क्या वो सिल्वर जैसे दिखने वाले जो बीस्ट होते हैं क्या वही रूलर्स हैं और क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ पर बांधा है, और आखिर वो इन सभी चाउस यानी कि मॉन्स्टर्स को हम पर अटैक करने के लिए क्यों भेजते हैं। जिस पर भाई ये एक भयानक सी स्माइल देते हुए कहता है कि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रूलर्स जंग की तैयारी कर रहे हैं और वो इन सभी मॉन्स्टर्स को दुनिया में इसलिए भेजते हैं ताकि वो इस दुनिया को एक बैटल फील्ड बना सकें। जिन्वो यहाँ पर कहता है कि आखिर मॉन्स्टर्स को दुनिया में भेजकर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। तो ये बताता है कि इसका बस सिंपल सा मतलब है, जब इंसान इन डीमंस और मॉन्स्टर्स को मारकर डंजन से माना क्रिस्टल्स बाहर लाते हैं तो ये क्रिस्टल्स बस इंसानों के ही काम नहीं आते, बल्कि वो इस पूरी दुनिया की जो माना पावर है उसको बढ़ा देते हैं। तो जितने ज्यादा क्रिस्टल और स्टोन इस दुनिया में आते जाएंगे तो इस दुनिया की जो माना पावर है वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जिस वजह से ये दुनिया एक परफेक्ट बैटल फील्ड बन जाएगी। मतलब कि ये दुनिया फिर जंग की प्रेशर को झेल पाएगी। और साथ ही ये मेंशन करता है कि जैसे जैसे तुम्हें सब कुछ पता चलता जाएगा वैसे ही रूलर्स और मोनार्क्स बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और वो जंग की तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तो अब जिन्वो कहता है कि आखिर मोनार्क्स और रूलर दोनों ही मेरे दुश्मन क्यों हैं, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। तो इस पर यह बताता है कि जो पावर तुम्हारे पास है वो असल में तुम्हारी नहीं है और ये पावर तुम्हें इसलिए दी गई थी क्योंकि इसके असली ओनर ने मोनार्क्स को धोखा दिया था। तो इस वजह से अब मोनार्क्स और रूलर दोनों ही तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अकेला तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और साथ मिलकर लड़ूंगा। जिन्वो यहाँ पर कहता है कि अगर तुम सच में मेरा साथ देना चाहते हो तो क्यों ना तुम भी मेरे एक शैडो सोल्जर ही बन जाओ। ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मोनार्क्स और रूलर्स की बॉडी असल नहीं होती बल्कि उनकी बॉडीज एस्ट्रल्स होती हैं जो कभी भी शैडो सोल्जर नहीं बन सकती। और अब मैंने तुम्हें हर एक रीजन बता दिया है मुझे खोलने का, तो अब तुम मुझे आजाद करो। तो जिन्वो अब अपनी डेगर निकालकर इसकी जंजीरों को तोड़ने लगता है और इसके साथ एक जंजीर को तोड़ देता है। और अब जिन्वो एक आखिरी सवाल पूछता है इससे कि तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम ह्यूमैनिटी का भी साथ दोगे। तो इस वजह से अब वो चुप कर जाता है और इसके सवाल का जवाब नहीं देता और इसकी खामोशी सुनकर जिन्वो को समझ में आ जाता है कि इसका जवाब क्या होगा। तो अब जिन्वो इस मोनार्क को मारने के लिए इस पर काफी सारे अटैक्स करना शुरू कर देता है। तो और क्योंकि ये जंजीरों से बंधा होता है तो ये खुद को बचा नहीं पाता और जिन्वो से फाइट बैक नहीं कर पाता, जिस वजह से भाई अब जिन्वो इस पर काफी सारे खतरनाक अटैक्स करके इसे मारने लगता है और फिर वो एक खतरनाक अटैक करके इसको मार देता है। और अब जिन्वो के पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने इस डंजन के बॉस यानी कि वन ऑफ द 9 मोनार्क्स में से एक मोनार्क को हरा दिया है। तो जिसके बाद अब सीन शिफ्ट हो जाता है अमेरिका की तरफ, जहां पर मिस सेलेनर और यूएसए के डिप्टी डायरेक्टर दोनों ही इस हंटर से मिलने के लिए आते हैं, जो कि भाई यूएसए का एक नेशनल लेवल हंटर होता है और इसका नाम होता है क्रिस्टोफर रेड, और हम इसे क्रिस कहकर पुकारेंगे क्योंकि इसका नाम काफी ज्यादा बड़ा है। खैर तो क्रिस इनसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग इतनी दूर से मेरे पास मिलने आए हो यहाँ पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग उस जापान में खुले एस्ट्रन डंजन के गेट को बंद करने की ऑफर लेकर आए हो मेरे पास। तो उसके लिए मैं पहले से ही साफ साफ बना कर देता हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। तो इस पर लेडी सेलेनर कहती है कि नहीं, वो यहाँ पर उससे भी ज्यादा जरूरी काम से आए हैं। जो सुनकर क्रिस भी काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर एस्ट्रन गेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है भला। तो अब सेलेनर क्रिस को बताती है कि शायद वो बहुत जल्द मारा जाने वाला है। जो सुन भाई क्रिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये तुम कैसी बात कर रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई इतना पावरफुल होगा जो कि मुझे मार सके। तो इस पर ये बताती है कि वो सब तो इसे नहीं पता, लेकिन इसने ये सपना देखा था कि ये बहुत जल्द मारा जाने वाला है।
जिस वजह से अब क्रिस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बस अपने उस बकवास से सपने को देख कर आई हो, और मुझे पता है कि जब तुम्हारी पावर अवेक हुई थी तो तुम्हारे पास एक यूनिक एबिलिटी थी कुछ लोगों के फ्यूचर की बस एक झलक देखने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा ये सपना सच हो सकता है। और साथ ही ये कहता है कि वैसे भी मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी मार नहीं सकता। लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर सेलेनर इसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपने सपने में साफ साफ देखा है कि क्रिस बहुत जल्द मारा जाने वाला है। जो सुन क्रिस भी अब थोड़ा बहुत सीरियस होने लगता है और कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर ये बताती है कि एक बंदा है जो कि इसकी हेल्प कर सकता है, और वो यहाँ पर बात कर रही होती है हंटर संग जिनवू की। और तभी सिन जिनवू की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ वो डंजन से बाहर आ चुका होता है और सोच रहा होता है कि उसने लीजिया को आजाद ना करके बिल्कुल सही फैसला किया, क्योंकि खास तरह की जंजीरों में कैद होने के बावजूद भी लीजिया की ताकत इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि वो भी उसकी प्रेशर को महसूस कर रहा था, और अगर उसने लीजिया को रिलीज कर दिया होता तो इसे हराना अब इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता और शायद इसे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। तो इसलिए जिनवू कहता है कि मुझे अब खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। तो साथ ही हम देखते हैं कि अब जापान के एस रैंक डंजन की न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है कि जिनवू ने इस एस रैंक डंजन को अकेले ही क्लियर कर दिया है। मतलब कि भाई जिनवू अब कोई नॉर्मल एस रैंक हंटर नहीं रहा, बल्कि वो एक नेशनल लेवल हंटर बन चुका है। और साथ ही में पता चलता है कि जो जायंट ओशन क्रॉस करके चाइना गया था उसे वहाँ के एस रैंक हंटर ल्यूजी गैंग ने मार दिया था। और जिन लोगों ने भी सोलो लेवलिंग सीजन 2 का लास्ट एपिसोड देखा होगा उन सभी को याद ही होगा कि एपिसोड के लास्ट में जब काफी सारी एंट्स ओशन क्रॉस करके चाइना तक आती हैं तो वहाँ पर बस एक हंटर मौजूद होता है और वो बस एक अटैक करके इन सभी एंट्स को मार गिराता है। और वो हंटर और कोई नहीं बल्कि यही होता है। और ये हंटर ना सिर्फ चाइना का एस रैंक हंटर है बल्कि ये वन ऑफ द 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से भी एक है। खैर तो इसके बाद अब हम मात्सुमोटो को भी देखते हैं जिसने भाई खुद को पुलिस से अरेस्ट करवा दिया होता है, क्योंकि उसने पास्ट में जितने भी डिसीजंस लिए थे उस वजह से भाई जापान को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और इसके गिल्ड के काफी सारे हंटर्स मारे गए थे। और तभी हम यहाँ पर यूएसए के मैरीलैंड स्टेट को भी देखते हैं जहाँ पर यूएसए की गवर्नमेंट ने एक पार्टी रखी होती है एस रैंक गेट को बंद करने के लिए। वेल हमें यहाँ पर एग्जैक्ट तो नहीं बताया जाता कि ये पार्टी जापान के एस रैंक डंजन को बंद करने के लिए रखी गई है या फिर किसी और एस रैंक गेट के लिए। खैर तो हम यहाँ पर उन सभी हंटर्स को भी देखते हैं जो कि भाई जिनवू को बुरा भला बोल रहे थे, और साथ ही यहाँ पर महान हंटर थॉमस आंड्रे भी होता है और वो इन सभी से कहता है कि तुम सभी को अपनी शर्त तो याद ही है ना कि तुम सब ने जब कहा था कि अगर जिनवू मारा गया तो तुम अपनी यार्ड को, तुम अपने घर को, और तुमने क्या दाव पे लगाया था टकले। तो ये टकला होता है वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी दाव पे नहीं लगाया था। तो अब जो थॉमस होता है वो इसकी टाई उतार कर पहन लेता है और कहता है कि चलो ये मेरी हो गई है, लेकिन इसकी असिस्टेंट कहती है कि ये टाई आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है, तो वो इसे उतार कर फेंक देता है। खैर तो इसके बाद अब हम जिनवू को भी देखते हैं जहाँ पर भाई जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हुए पड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने भाई आज से पहले किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं देखी थी। तो इस पर हंटर वुजिन कहता है कि जो भी जिनवू की पावर को पहली दफा देखता है वो ऐसे ही सरप्राइज हो जाता है। तभी यहाँ पर वुजिन को एक कॉल आती है और उस कॉल को सुनने के बाद अब वुजिन जिनवू से वापस कोरिया जाने का कहता है कि उसे जल्द से जल्द कोरिया वापस जाना होगा। जिनवू कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इतनी जल्दी कोरिया वापस जाना पड़ रहा है। तो इस पर यह बताता है कि उसे भी सब कुछ नहीं पता, लेकिन उसको कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई है। तो वुजिन अब हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस से कोरिया चला जाता है, जहाँ पर ये बंदा जो कि वुजिन के पिता का असिस्टेंट होता है वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और बताता है कि इसके पिता यानी कि चेयरमैन म्यंगन को इंटरनल स्लम्बर नाम की बीमारी हो गई है और वो अब हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जो देखकर भाई वुजिन को भी काफी ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जिस वजह से भाई वो खुद को कोसने लगता है कि वो बिल्कुल भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, क्योंकि उसने अपने पिता का ख्याल नहीं रखा। जिस वजह से भाई वुजिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगता है, लेकिन ये बंदा इसे समझाते हुए कहता है कि वो एक हंटर है और उसे बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, और वुजिन को उसके घर ले जाने लगता है। लेकिन भाई तभी वुजिन को अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे से गया हो, लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे तो कोई भी नहीं था। तो इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि जिनवू होता है, जो कि अपनी शैडो एक्सचेंज टेक्निक का यूज करके यहाँ आ चुका होता है और वो यहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ की एक बोतल चेयरमैन म्यूनगन को पिला देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन है यानी कि वुजिन की बहन भी आ चुकी होती है अपने पिता को देखने के लिए, और साथ ही वो जिनवू को यहाँ से जाते हुए भी नोट कर लेती है। लेकिन जब वो अपने पिता
पिता को देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, जो देखकर भाई ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि भाई इंटरनल स्लम्बर एक ऐसी बीमारी है जिससे आज तक कोई भी इंसान रिकवर नहीं हो पाया है, जो कि भाई इन सब के लिए एक मिरेकल होता है। जिसके बाद अब हम जिन्वू को भी देखते हैं, जो कि यहाँ सोच रहा होता है कि वैसे तो ये बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी हैप्पी बर्थडे वुजिन। मतलब कि भाई जिन्वू ने उसके पिता को ठीक करके वुजिन को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया है। खैर तो इसके बाद अब जिन्वू वापस जापान जाने लगता है, लेकिन वो देखता है उसकी जो पावर होती है वो तो 2 घंटे के लिए कूल डाउन पर लगी होती है। खैर तो इसके बाद अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम क्रिस को देखते हैं जहाँ वो सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उसे किसी का माना महसूस होता है। वो बाहर आकर देखता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता और सभी जगह सन्नाटा होता है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो पास ही टेबल पर रखे गिलास को जमीन पर गिराकर उसे तोड़ देता है, लेकिन भाई उसे इस गिलास के टूटने की आवाज भी नहीं आती, जिस वजह से अब वो थोड़ा बहुत घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या उसे उस नंबर पर कॉल करनी चाहिए जो कि उसे लेडी सेलेनर और डिप्टी मैनेजर ने दिया था। लेकिन वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी बहुत ज्यादा स्पीड से एक बंदा इसके सामने आ जाता है और वो अपने डीमंस वाली लैंग्वेज में कुछ कहने लगता है। वो यहाँ कह रहा होता है कि इंसानों पर रहम करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट्स के देवता। क्रिस इसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा होता और वो कहता है कि तुम आखिर क्या बात कर रहे हो, जिस पर ये इसे चुप कराते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन दोनों से बात कर रहा हूँ। तो इस पर क्रिस कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे खड़े उन दोनों डीमन से बात कर रहे हो। तो भाई अब क्रिस अपने डीमन वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि भाई काफी ज्यादा कमाल की लग रही होती है, और ये कहता है कि तुम में से कोई एक आज मेरे हाथों जरूर मरेगा। और अब वो इन सभी पर अटैक कर देता है और भाई इसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसका पूरा घर ही तबाह हो जाता है। जिसके बाद अब हम जिन्वू को देखते हैं, जो कि भाई जापान से वापस जा रहा होता है और भाई उसको देखने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। मतलब कि यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए होते हैं जिन्वू को देखने के लिए। तो इसके बाद अब जिन्वू एक प्लेन में बैठा होता है और उसके बराबर में वही सेम बंदा बैठा होता है, जो कि पहले भी जिन्वू को मिला था और उसने जिन्वू का पावर अपग्रेड करने की ऑफर की थी। तो जिन्वू से कहता है कि तुम मेरे पास बैठे हो तो ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मिस्टर एडम वाइट। जो सुनकर भाई एडम जिन्वू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि वो बस उसे एक बार ही मिला है और उसे अभी तक इसका नाम याद है। लेकिन भाई ये तो हम सभी को पता है कि भाई जिन्वू नामों को याद रखने में बिल्कुल जीरो है। तो बीरू ने इसे इसका नाम बताया होता है कि इस बंदे का नाम एडम वाइट है। खैर तो अब जिन्वू से कहता है कि तो बताओ तुम इसे क्या चाहते हो। तो इस पर यह बंदा अपना लैपटॉप खोलकर जिन्वू को एक वीडियो दिखाता है, जो कि एक बिल्डिंग में लगी आग की वीडियो होती है। और ये कोई साधारण आग नहीं होती, क्योंकि इस आग को बुझाने के लिए 1800 से भी ज्यादा फायर फाइटर्स और यूएसए के 14 से ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग मेज टाइप हंटर्स बिजी होते हैं। लेकिन फिर भी वो इस आग को बुझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये आग क्रिस्टोफर रेड लगाई हुई आग होती है। और ये जगह जो वीडियो में दिखाई गई थी वो क्रिस का घर होता है। मतलब कि जब क्रिस ने इन तीनों डीमंस पर अटैक किया था, लेकिन हमें पता चलता है कि क्रिस अब मर चुका होता है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा खौफनाक कंडीशन में होती है। खैर तो अब ये बंदा जिन्वू को एक पिक्चर दिखाता है, जो देखकर ना भाई जिन्वू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिक पावर से इस बंदे को पकड़कर सीधा हवा में उठा लेता है, क्योंकि भाई ये पिक्चर जिन्वू की तरह दिखने वाले किसी बंदे की होती है। जिस पर जिन्वू कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तो इस पर यह बंदा बताता है कि ये फोटो वाला बंदा यूएस में खुले एस रैंक डंजन से बाहर आया था। तो तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में यहाँ पर एडम का मकसद जिन्वू पर शक करना बिल्कुल भी नहीं था। वो तो जिन्वू को अमेरिका ले जाकर नेशनल लेवल हंटर जैसी फैसिलिटीज और सपोर्ट ऑफर करना चाहता था। लेकिन जब जिन्वू ने अपने जैसे दिखने वाले बंदे की फोटो देखी तो इस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसे लगा कि शायद अमेरिका उस पर शक कर रहा है। और हाँ, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो सस्पेक्ट की बात तो हो रही है वो असल में वो यूएसए के एस रैंक गेट को खोलने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं है। खैर तो अब जिन्वू इसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई। तो इस पर यह बताता है कि अभी आगे आने वाले टाइम में सभी गिल्ड्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें दुनिया भर की सभी गिल्ड्स शामिल होने वाली हैं। तो उसमें फेडरल ब्यूरो इस बंदे के खिलाफ रेड नोटिस इशू करेंगे। और तब यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।